शिखर कभी गए हैं किसी दर पर कि अरे मेरा टीम में सिलेक्शन हो जाए, सेंचुरी हो जाए? जब 14-15 साल के थे तब भी बिजनेस में ही जाना चाहते थे। क्या बेचने गए थे आप बतौर सेल्स बॉय? ड्रेसिंग रूम में कभी ऐसा हुआ है कि कोई मजाक आपको लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया? कुछ बर्तन तो खड़कते ही, मस्ती भी करता था, थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 80% तो मैंने मस्ती। किस तरह की लड़ाइयाँ? ऐसे गुस्से में स्टंप उखाड़ लेने वाली लड़ाई? कई कैप्टन्स के साथ आपने खेला है। यू स्टार्टेड विद महेंद्र सिंह धोनी, हाँ जी, फिर विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा। क्या फ़र्क है? ऐसा प्रेशर रहा कि किंग्स 11 पंजाब ने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो मेरे ख्याल से वो किसी भी प्लेयर के लिए हाँ जी, सबसे बड़ा पहला मोमेंट होता होगा जब वो कॉल आती है इंडिया सिलेक्शन। हाँ जी। तो आपके केस में वो कैसे हुआ? कहाँ थे आप? हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल द्रविड़ जैसा गंभीर दिखने वाला प्लेयर शिखर की किसी रील में फीचर होगा। हाँ जी, कैसे कन्विंस किया? देखने वाले लगता है यार ये बंदा 0 पे आउट हो क्या रहा है, ये क्यों हंस रहा है? हाँ जी यार। क्या रहता है दिमाग में? ये आप 3 साल पहले ही डायरी में लिख चुके थे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ? हाँ जी, अभी भी मैंने अगर 2 साल पहले की लिखी हुई चीज़ वो आज असलियत हो चुकी होगी। बहुत कुख्यात है शिखर धवन की, वो अपना बल्ला भूल जाते, किसी से मांग के खेल के चौके छक्के कर देते हैं। हो जाता है ऐसा कभी कभी। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में। हाँ जी, 2019 में। अंगूठा टूट गया था। हाँ जी, हाँ, मेरे 25 रन पे टूट गया था मेरा अंगूठा। और वो जो हम लोग को दिखता है कैमरे पे कि घूर रहे हैं एक दूसरे को, स्लेजिंग वगैरह, आप करते हो स्लेजिंग? बालों की कहानी बता दीजिए। मैं सोचता था इस बंदे के ऐसा तो है नहीं कि बाल नहीं है, वो तो समझ में आता है, जीरो मशीन भी चले तो, पर कभी आपके हमने बाल नहीं देखे लंबे। अभी आपका और ऋषभ का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कार बहुत तेज चलाते थे वो। एक और आईसीसी टूर्नामेंट आने वाला है, हाँ जी, वर्ल्ड कप। आर यू होपफुल? लल्लन टॉप का नया नवेला इंटरव्यू शो, इसका पहला एपिसोड। जिस शख्स से आज हम मुखातिब हैं, एकदम प्रोफेशनल बैरिटोन एंकर वाली आवाज़ में मैं कहूँ, जो कि मेरी नहीं है, तो इनकी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प है। ये हमारी रिसर्च टीम ने एक पोथा तैयार किया है, पर हमको पूरा भरोसा है कि ये 0.1% भी कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके शौक़ बड़े अतरंगी हैं। कभी इनका शौक़ होता है कि लोगों की चिट्ठियों को नालों में प्रवाहित कर दिया जाए। कभी इनका शौक़ होता है कि इनके जो भी संगी साथी हैं उन सबको अपने कमरे में जुटा के बढ़िया से उनका भोजन, उनकी पार्टी हो। कभी इनका शौक़ होता है कि जिस काम में ये माहिर है वहाँ पर गाने गुनगुना दिए जाएं। ऐसा कहा जाता है कि इनसे बड़ा इनके पेशे में कोई डीजे नहीं है, गानों का कलेक्टर कोई नहीं है। पर ज़िंदगी हमेशा खिलखिलाती हुई तो नहीं है, तो एक सिलसिला है। दादाजी हैं जिनको अपना वतन छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की तारीख के साथ बहुत सारी बदलाव की चीज़ें भी दर्ज हैं, लिखी हुई हैं। इन सब से इतर एक फ़िलॉसफी है कार्पे डियम की, कि वर्तमान जीवी बनो, अपने मोमेंट में जियो। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, शिवानी दीदी से लेके सदगुरु तक, जिनकी सीख है। बहुत सारे शायर हैं जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताते हैं। और है एक बल्ला जो जब चलता है तो लोग कहते हैं गब्बर ने फिर से कमाल कर दिया। शिखर धवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्संग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई साहब, सब चीज़ें समझ में आई कि रन बना लिए, टैटू बनवा लिए हैं, रील बना ली, एक्टिंग में भी डेब्यू हो गया। ये लेटर बॉक्स के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी? ये हमको बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था कहीं। जब मैं छोटा था तो एनर्जी बहुत थी, तो शैतानी में बड़ा मन लगता था। तो फिर कॉलोनी में जब रहते थे, कहाँ पे? विकासपुरी में पॉकेट भी एक एरिया है, वहाँ पे रहते थे हम, तो मैं वहीं पला पड़ा हूँ। तो वहाँ पे अब छोटे थे तो अब लोगों के लेटर बॉक्स में लेटर होते थे, तो जाके फाड़ के फिर मैं नाली में फेंक देता था। फिर लोग आते थे घर पे कि बच्चे निकालते कैसे थे लेटर बॉक्स से? तो आधा डला होता है ना, जैसे वो लेटर बॉक्स होता है उसमें आधा डला होता है, आधा निकला होता है। अच्छा, लोगों के घरों के बाहर जो लगे रहते हाँ, घरों के जैसे फ्लैट्स थे, फ्लैट्स के नीचे स्टोर मिलता था ना, सबको एक स्टोर मिलता थे। तो स्टोर पे लेटर बॉक्स थे, तो उसमें वो होते थे, वहाँ से निकाल लेते थे। फिर वो करना, लेटर फाड़ के फिर नाली में डाल देता। तो फिर वो घर वाले आते थे कि भाई बताओ कहाँ पे फेंका, कहाँ पे। फिर मैं नाली में डाल के। तब आपकी उम्र कितनी थी? उम्र होगी वही 6-7 साल, 7 साल इसमें, 7-8 साल। और उसके बाद फिर दिवाली आती थी तो वो वही लेटर बॉक्स उड़ा देते थे एटम बम से। गोला बम होता था, डाला तक उड़ा दिया। तो ये सारी घर वाले ऐसे तमाचे नहीं उड़ाते थे? हाँ, तमाचे उड़ाते थे, क्यों नहीं उड़ाते थे। हाँ, पिटाई बहुत होती थी मेरी बचपन में।
हाँ, कि डिसिप्लिन करने के लिए। दादाजी के बारे में बताइए अपने। हाँ जी, मेरे दादाजी कराची में रहते थे, मेरी फैमिली सारी। फिर वहाँ से वो जब सेपरेशन हुई तो सारे इधर आए, और पहले लुधियाना में पिंड जीरा वहाँ पे रहे। पिंड जीरा? हाँ जी जी। तो वहाँ पे मेरे फादर साहब भी वहीं बॉर्न हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया अपने, उनका चप्पल का बिज़नेस था तो काफ़ी अच्छा था उस वक्त। तो फिर वो दिल्ली आए, शायद बॉम्बे आए, उसके बाद फिर दिल्ली आए। तो फिर यहाँ पे अच्छा बिज़नेस किया, फैक्ट्रियाँ थी। तो फिर उसके बाद चप्पल की, हाँ जी हाँ जी, चप्पल की फैक्ट्री थी। और फिर मेरे पापा भी अपने दादाजी के साथ ही काम पे जाते थे। और फिर वो मेरे पापा ने दादाजी से एक फैक्ट्री खरीद ली, वो भी आज उनके पास है, पापा के पास है। पापा मेरे अपने बिजनेस करते हैं। पापा ने दादा से फैक्ट्री खरीद ली? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, अब मैं भी जब होऊंगा तो मैं खरीद लूँगा उनसे, क्यों नहीं। नहीं, ये समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, खरीदनी है क्योंकि 2-3 बच्चे हैं, सब हैं, तो हिस्सा जाता है। अच्छा। अगर मेरी 2 बहनें हैं तो मेरे फादर अगर फैक्ट्री देंगे भी हमें तो तीनों को देंगे ना। हाँ। हिस्सा बराबर देंगे, ये थोड़ी कि सिर्फ मेरे को देंगे। तो वो अगर मेरे को लेनी है तो फिर मैं अपनी बहन को बोल दूंगा कि मैं ले लेता हूँ। मेरे फादर के, मुझे पता है मेरे फादर के वो फैक्ट्री बहुत अजीज़ है। हाँ। उनके एक बच्चे की तरह उन्होंने इतने 40-50 साल से रखी, तो एक इमोशन वैल्यू होती है, और ऑफ कोर्स कमर्शियल वैल्यू भी है ही है। किस तरह की चप्पल बनती है, लेदर वाली? अब नहीं, वो मेरे दादाजी करते थे। अब मेरे फादर प्लास्टिक गुड्स का काम करते हैं। प्लास्टिक गुड्स? हाँ जी। तो आप कभी जाते हैं फैक्ट्री में? हाँ, मैं फैक्ट्री गया हूँ, बहुत बार गया हूँ फैक्ट्री में। और तो मोल्डिंग मशीन्स हैं, तो वो बनाते हैं। पहले लंच बॉक्स बनाते थे, वाटर बॉटल्स बनाते थे, अब वो चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं। तो जितने भी ये मिठाई वाले उनके लिए बनते हैं वहाँ पे। हाँ जी। और आप जब 14-15 साल के थे तब भी बिजनेस में ही जाना चाहते थे? 14-15 साल में तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, पर एक बार ही ऐसा हुआ कि बीच में मेरे मन था कि भाई क्रिकेट छोड़ दूं। तो 1-2 दिन सेल्स बॉय की तरह मेरे मास्टर जी मुझे ले गए, उनके एम्प्लॉय ले गए, पूरा दिन मैं वहाँ काम करने गया। क्या बेचने गए थे आप बतौर सेल्स बॉय? उनका जूतों के डब्बों का काम था, तो डब्बों का वो ऐसे जैसे जो सेल्समैन जाता था उसके साथ मैं भी चला गया। तो पूरा दिन देख के आया कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो भी गया। हाँ जी। नहीं जमा नहीं, मतलब मैं सीख के आया। फिर मैं बड़ा छोटा था तो मैंने पूछा मैं कब बात करूंगा कि मैं कब बोलूँगा, तो कहते अभी आज सीखो। तो फिर 1-2 दिन हुआ, फिर क्या कहते हैं, फिर मेरे कोचेज़ ने मुझे वापस खींच लिया कि भैया खेल तू। तारक सिन्हा सर, मदन शर्मा जी, तो ये मेरे दोनों कोच रहे हैं। पर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि क्रिकेट खेलना है? क्रिकेट जैसे कॉलोनी में हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह कॉलोनी में खेलता था मैं, तो अच्छा खेलता था। तो मैं सारी स्पोर्ट्स ही अच्छी खेलता था। कॉलोनी में फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। नहीं, हर एक बच्चा ऐसे साड़ी पकड़ के नीचे उतर के नहीं खेलता। वो क्या मसला है? वो मसला ये था कि जैसे मम्मी ने जाना सामने, जैसे सब्जी लेने जाती थी, सामान लेने, तो हम छोटे थे तो घर पे ताला लगा के चले जाते थे। तो मेरे दोस्त आगे कि भाई खेलने आ जा। तो मैं और मेरी बहनें थी, तो मेरा नया बैट आया था, तो मैंने कहा अच्छा मैं तो नहीं आ सकता, उन्हें बैट दे दे। तो मैंने चुनियाँ बांध के बैट दे दिया। फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो बैट दे दिया। अब बैट चला गया, अब मैंने कहा नया बैट चला गया, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैंने बहनों को बोला बांधो चुनियाँ। तो चुनियाँ बांध के मैं फर्स्ट फ्लोर से लटक के नीचे आ गया। फिर मम्मी आई, तो मम्मी ने कहा ये बब्बू कैसे? बब्बू मेरा घर का नाम है। तो कहते बब्बू कैसे घर से नीचे आया हुआ? हमारे सामने वाला वो होता था, प्रेस वाला होता था। तो उसने बताया कि भाई ये तो बालकनी से चुनियाँ बांध के आ गया नीचे। तो बस कुछ नहीं, वहाँ से फिर ऊपर बुलाया, फिर पिटाई हुई। और क्या पिटाई? मम्मी की पिटाई नहीं लगती थी, पापा की लगती थी पिटाई। बट हाँ जी, पिटाई मेरी खूब हुई है, मेरे कोचेस से भी हुई है, स्कूल में भी हुई है, मम्मी पापा से भी। तो वो ज़माना अलग था, उस ज़माने में पिटाई नॉर्मल होती थी। आज के ज़माना बदल गया। आप कभी जोरावर की पिटाई करते हैं? नहीं, मैं हाथ उठाने में बिलीव नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता कि वो इंसान की कमज़ोरी है जो हाथ उठाता है। तो ये चीज़ आपने मम्मी पापा को बताई फिर कि भाई ये गड़बड़ थी? हाँ बताई। फिर मैं पापा को मजाक भी करता। मैंने कहा पापा आप जब बूढ़े हो गए ना, मैंने आप इतना मारते थे मुझे, तो अब मैं आपको, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको रूम में बंद कर दूँ, ताला लगा दूँगा। तो फिर पापा 2-4 बजे तो मजाक किया, फिर उसके बाद बुरा मान गया तेरे अंदर है वो बात। तो तभी बोला मैंने नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, पेरेंट्स की भी रह जाती कई बार बात। हाँ जी, पेरेंट्स के मन में भी रह जाती है। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर वो सीख जाता है ना बंदा कि अच्छा मजाक 1-2 बार हो गया, अब नहीं करना। तो पता लग जाता है कि अब नहीं करता वो मजाक पापा के साथ। ड्रेसिंग रूम में कभी ऐसा हुआ है कि कोई मजाक आपको लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया? हाँ हुआ है, हाँ जी हुआ है। हुआ है कि एक बार ही हुआ था ऐसा,
पता नहीं ईशान के साथ हुआ है, ईशान मजाक कर रहा था मेरे साथ, तो बार बार कर रहा था, तो मैं एक बार क्या मजाक कर रहा? हाँ, पता नहीं हर बात पे जैसे वो कुछ बात बोलो और बात उसको तुनका दे दो उस बात पे या वो कर दो, तो वह वैसे तो फिर मैं एकदम गर्म हो गया था, उसके बाद फिर ठीक हो गया। अब देखिए क्रिकेट टीम में भी जैसे परिवार की तरह रहते हैं सब, तो जब 200 दिन 220 दिन साथ में, तो ऑफ कोर्स बर्तन तो खड़कते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, विच इज़ नॉर्मल। बट विद एज विद टाइम बंदा सीखना शुरू हो जाता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। कोई जो आज मुझे जो चीज़ 10 साल पहले बड़ी लगती होगी, आज वो मुझे बड़ी नहीं लगती, सब बंदा कहता है ऐसा यार चल ठीक है जाने दे, ठंडा हो जाता है ना इंसान। जवानी का उबाल अपना होता है, मैच्योरिटी अलग चीज़ होती है। हम जब यहाँ आ रहे थे, हाँ जी, तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से हमने पूछा आपके बारे में, तो वो यही बोले बदल गया है बिल्कुल शिखर। मैंने कहा कैसे बदल गया है, बताओ भाई साहब। बोले अब तो वो सूफी हो गया है बिल्कुल, एकदम उसका गुस्सा सब, तो वो ज्ञान ध्यान की बातें करता है, ऐसी है क्या बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्ञान बहुत सुनता हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया, और मैं बहुत खुश और सुकून में रहता हूँ अपनी लाइफ में, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसको सुनते हैं? मैं शिवानी दीदी को सुनता हूँ, ब्रह्मा कुमारी, गौर गोपाल दास जी, सदगुरु जी, ओशो, इन सबको सुनता हूँ मैं। तो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ? सिलसिला जैसे अब जब क्रिकेट खेलते रहते थे, तो अब इंडियन टीम में थे, तो इंडियन टीम में ऐसा भी वक्त आया बड़ी बार कि भी पता था यार कि अच्छा नहीं किया तो बाहर हो जाएंगे, तो एक फियर रहता था, और फिर डेस्परेशन होगी, क्योंकि इंडियन टीम में रहने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एज अ किड भी बचपन में जब क्रिकेट खेलते तो यही सपना रहता था ना कि इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। अब वो जब सपना पूरा हो गया, जब चल भी रहा सपना, तो वो एक वो होता है यार कि यार यहाँ से जाना नहीं, तो बंदा पकड़ने को देखता उस गद्दी को, जगह को। तो उसमें जब मैं वो पकड़ रहा था, तो मुझे पता था कि अगर मैं ये मैच में अच्छा नहीं करूँगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा था, और हुआ नहीं, मैं अच्छा नहीं कर पाया, मैं बाहर हो गया। तो फिर मैं बैठा हुआ था, मैंने रियलाइज़ किया कि जितने भी मैंने जैसे सपने लिए हैं अभी तक, काफ़ी सारे हद से ज़्यादा सपने मेरे पूरे हुए हैं, तो फिर भी अभी, क्योंकि जब डेस्परेट हो जाता है बंदा, थोड़ा क्रिप करता है, थोड़ा खुश नहीं रहता। मैंने कहा इतना करने के बाद भी अगर खुशी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर वहाँ से मैंने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किया। फिर किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि इनको सुनो, या कैसे हो? आई फील कि एक कुदरती भी था अंदर से। मेरी मम्मा हमेशा मुझे बचपन से ही गुरुद्वारे साहब ले जाना, मंदिर ले जाना, तो मैं गुरुद्वारे साहब बहुत क्यों, और मेरी मम्मा हमेशा मुझे ने ये कहती थी कि भी कोई नहीं, बड़ी कॉमन सी ये कोई नहीं, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, इसी में अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा ठीक बढ़िया। तो कोई नहीं ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस 2 वर्ड ने, और आई फील कि और उस वक्त मैं मैरिड भी था, तो तब मेरी एक्स वाइफ जो है उन्होंने भी, वो भी उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तो उन्होंने भी फिर साथ शुरू हो गए देखना। तो फिर वहाँ से मेरे को जो चीज़ जब मुझे समझ लगी, मेरे को मैं कोई भी बात तभी अपनाता हूँ जब मुझे उसकी समझ लगती है, नहीं तो अपनाऊंगा नहीं। किसी के कहने से शुरू नहीं करेंगे? हाँ, किसी के कहने से, मतलब अगर आप मुझे कोई चीज़ बताओगे मैं सुनूंगा, लेकिन अगर जब तक मुझे वो सेंस नहीं करेगी, मैं तब तक उसको वो नहीं करूँगा, इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा अपने में। मेरे को समझ आनी चाहिए कि हाँ ये बात कहने लॉजिक है उसमें। तो वो फिर ज्ञान सुनना शुरू हो गया लाइफ में, फिर चीज़ें बदलती गई। फिर अब किसी चीज़ का मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई अब जब मैं बाहर हो गया तो मैंने यार मैं चिड़चिड़ा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो मैंने अब इंडियन टीम ने आना होगा तो खुद चल के आएगी, मैं नहीं जाऊँगा इस बारी। तो ऐसा ही हुआ, वो खुद आए, सिलेक्टर आए, उन्होंने बोला कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलेंगे। तब मैं अच्छा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर मैं उधर गया, फिर मैं वहाँ हाईएस्ट रन गेटर बना, और जब मैं ड्रॉप हो गया था उसके बाद मैं आया, तो उसके बाद फिर मैं गोल्डन बैट दोबारा बना वहाँ पे, वो मेरे को अच्छे से याद है। तो 2017? हाँ जी, हाँ, उसके बीच में दौरान मैं थोड़ा ड्रॉप हो गया था बीच में। और फिर जर्नी का भी अपना मज़ा है, मतलब वो नहीं होंगे तो फिर उसका उस चीज़ का मज़ा क्या, उस वक्त बंदा फील करता है। अब नहीं फील होता मुझे वो चीज़। अब जैसे अभी मैं टीम में नहीं हूँ, तो फिर मेरे को बुरा नहीं फील होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि मेरी सोच अलग हो चुकी है। सुनील गावस्कर
एक बार किसी से बात कर रहे थे तो आपका और महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र आया। हाँ जी। तो बात ये हुई कि ये इतने कमाल के प्लेयर्स हैं, पर इन लोगों को जब टीम में कमबैक करना है तो इनको टेस्ट मैच लॉन्ग फॉर्मेट खेलना चाहिए। शिखर धवन के बारे में बार बार लोगों ने ये कहा कि वो अब लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, जबकि दुनिया ने ये नाम रजिस्टर किया क्योंकि मोहाली में एक टेस्ट मैच होता है, आप डेब्यू करते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ जी। है ना। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने डे 1 पे लंच के पहले सेंचुरी कंप्लीट नहीं की। डेब्यू में 137 का गुंडप्पा विश्वनाथ का रिकॉर्ड था जिसको आपने बड़े मार्जिन से तोड़ दिया। लेकिन आज की तारीख में कहा जाता है कि शिखर धवन, रणजी चल रहा है, अभी दिल्ली का मैच चल रहा है, नहीं खेल रहे हैं। हाँ जी। आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? मैं तो पहले सुनता ही नहीं चीज़ों को तो मैं ध्यान नहीं देता, और मेरे को पता है कि भाई मेरा टेस्ट करियर नहीं है अब इतना। अब हर एक उसकी क्या कहते हैं, हर एक फील्ड। हाँ जी। टेम्परामेंट नहीं, टेम्परामेंट नहीं, मतलब जैसे मैं टेस्टिंग में नहीं हूँ, 2-3 साल से नहीं हूँ। एक मेरा एज फैक्टर भी आ रहा है, एज अ क्रिकेटर एक एज फैक्टर भी होता है ना, एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ अलग होती है। अब जैसे वो है तो वो नए लड़कों में इन्वेस्ट ज़्यादा होएगा, तो मेरे पे नहीं होगा। तो मैं जब मेरे को पता है खेलना ही नहीं है वो चीज़, तो मैं खेल के करूँगा क्या? तो मैं अपने शरीर को आराम दूंगा, मैं अपने आप को फ्रेश रखूँगा। जैसे मैं वनडे खेल रहा था और T20 खेल रहा था, तो मैं डोमेस्टिक के वनडे खेला, T20 खेला। मेरे को डेज खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को खुद के शौक के लिए, स्टेट के लिए खेलना तो एक चीज़ है। जो चीज़ मैं 16-17 साल से, 17-18 साल से खेल रहा हूँ और मुझे पता मेरे टेस्टिंग में नहीं आना, तो मैं क्यों जाऊँ? एक शिखर ऐसा रहता होगा कि मतलब एक बड़ा चैलेंज, जैसे शाहरुख खान ने एक बार ये एक दफ़ा बातचीत में कहा था कि एक चीज़ तो जो डेविड लेटरमैन वाले शो में उन्होंने कही थी कि आई सर्व द मिथ कॉल्ड शाहरुख खान। हाँ जी। है ना, कि लोगों के दिमाग में भी ऐसा करेगा, इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग था। और रोज़ सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करना कि किसी दिन आपका मन है कि पड़े रहें, किसी दिन कुछ और मन है, तो आपका वो मैकेनिज्म क्या रहता है? मेरा मैकेनिज्म यही रहता है कि ऑफ कोर्स एक डिसिप्लिन तो चाहिए। जैसे अब मेरा मोटिवेशन है कि भाई IPL आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो मुझे पता है यार कि कप्तानी कर रहे हैं आप। हाँ जी, कप्तानी कर रहा हूँ मैं पंजाब के लिए। तो मेरे को पता है कि उसके लिए मेरे को अपनी फिटनेस बरकरार रखनी है, तो उसकी तैयारी मेरी आज ही से शुरू है। और मुझे दिन के 2-3 घंटे दिन होते हैं, मैं निकाल लेता हूँ, तो वो करता हूँ। और उसके बाद मेरे जो बाकी काम होते हैं वो करता हूँ। तो आई फील कि आपको अगर प्यार है अपने काम से, पैशन है, तो बंदा मेहनत तो अपने आप ही करता है। वो आपको अंदर से वो ज़ील अपने आप ही मेहनत कराती है। तो वो कोई भी, आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरे लिए, मैं इस चीज़ में कोई काम करने में मज़ा आता है। अब मुझे ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है, मेरे को भागने में मज़ा आता है, मुझे बैटिंग करने में मज़ा आता है। तो फिर प्लान कर लेते हैं सारा। किस तरह की रहती है आपकी फिटनेस? स्प्रिंटिंग करते हैं? हाँ जी। जैसे अभी जो मेरा शेड्यूल चल रहा है, 3 हफ्ते में 3 दिन जिम होता है। अच्छा। 2 दिन रनिंग होती है, 2 दिन मेरी स्किल प्रैक्टिस होती है। तो जिस दिन मैं रनिंग करने जाता हूँ उसी दिन मैं ग्राउंड पे चला जाता हूँ, वहीं पे 3-4 घंटे बिता के। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ, जैसे यहाँ गुड़गांव में ग्राउंड है, यहाँ चला गया, यहाँ पे हो गया, मेरी अकेडमीज है यहाँ पे, तो वहाँ कर लिए। और कहीं भी चले जाते तो यहाँ पे, तो कहीं भी चले जाए, सब अपने ही है। ये होता क्या है, मैं बताऊँ आपको भाई साहब, कि आपके लिए जो चीज़ नॉर्मल है कि मैंने ग्राउंड जाके प्रैक्टिस कर ली, क्रिकेट देखने पढ़ने वालों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा जब शिखर धवन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बॉलर कहाँ से आते हैं, कौन सा ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या कोई कोच वगैरह है, एकेडमी कैसा क्या है? हाँ, कोचेज़ वगैरह भी होते हैं। जैसे अब इधर तो जो यहाँ के, क्योंकि जो कोचेज़ अभी वो भी मेरी उम्र के हैं या मेरे सीनियर भी रहे हैं मेरे बड़े। जब मैं छोटा था मैं उनके पास जाता था। अब जैसे कि यहाँ पे मैं गुड़गांव में जाता हूँ तो हरीश भैया भी है, पुरू भाई भी है। पुरू भाई मेरे रणजी में सीनियर थे। अच्छा। तो वो भी हैं, तो उनके साथ मैं जाके अपनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो कोचिंग मतलब डिस्कशन हो जाती है कि बैटिंग कैसी हो रही है, कैसी नहीं। और बाकी बॉलर्स जैसे लड़के होते हैं, कोचेज़ होते हैं, वो अरेंज कर देते हैं कि भाई आ रहे हैं तो भाई बैटिंग करनी है, करानी है, तो आ जाते हैं सारे। एक दिन पहले बता देते हैं ताकि पिच तैयार हो जाए, अच्छा रहे। तो उन्हें पता होता है कि भाई मोस्टली मैं ट्यूसडे थर्सडे जाऊँगा, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे ग्राउंड सारे बिजी होते हैं। सारे कॉर्पोरेट के लोग मैचेस खेलते हैं, तो बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब जैसे अब मैं अगले महीने में, अभी से मेरे को पता है कि अगले महीने मैं बेंगलोर चला जाऊँगा 10 दिन के लिए, वहाँ ट्रेनिंग करूँगा NCA में। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ के पिचेस अलग है, तो वहाँ पे बाउंस अलग है, यहाँ पे बाउंस नहीं इतना। तो मैं 10 दिन के लिए वहाँ चला जाऊँगा प्रैक्टिस। क्या सिस्टम होता है NCA में जैसे जाने के लिए? क्या आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो बताएंगे रोस्टर? हाँ जी। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हूँ, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ वहाँ ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। तो
मैं फिर वहाँ चला जाऊँगा और फिर वहाँ ट्रेनिंग करूँगा अपना जाके। अभी ये होता है कि इस स्टेज पे आके मैं अपना घर पे रहना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। इतने 10-12 साल से मेंटली सही ट्रैवलिंग करता उसमें आया फ्रेम हूँ। में रहना जरूरी है। हाँ जी हाँ, मेंटली तो कहीं पे भी रख दो तो भी मेंटली सही रहूँगा, उसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये होता है कि भाई मेरे घर का आराम है, मेरे घर का एक सिस्टम चल रहा है अच्छा, तो यहाँ पे भी जाऊँगा, अब 10-15 दिन वहाँ लगाऊंगा ताकि जो मेरे को बाउंस से पिच पे तैयारी करनी है वो वहाँ की हो जाएगी। यहाँ पे वापस, यहाँ पे इतना बाउंस नहीं होता, तो उसके बाद जब तक IPL लगा तब तक मैं पूरा तगड़े घोड़े की तैयार होकर खड़ा मिलूंगा आपको। आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है? हाँ जी, हॉर्स राइडिंग पसंद है बिल्कुल। कितने घोड़े हैं आपके पास? मेरे पास एक भी घोड़ा नहीं है अभी। फिर कहाँ करते हैं जाके? जैसे इक्वेस्ट्रियन क्लब है वहाँ जाके करता हूँ। जिस दिन मैं अगर मैं फार्म हाउस में शिफ्ट हुआ तब मैं अपने घोड़े लाऊंगा ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक बॉन्ड रहे उनके साथ। हाँ, नहीं तो बाहर दूसरी जगह घोड़ा खड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं लेता नहीं। जब तक वो कनेक्ट ना हो तब तक। हाँ जी हाँ। तो कब शिफ्ट हो रहा है फार्म हाउस? जब मालिक की मेरे हो तब हो जाएंगे। पर प्लानिंग तो शुरू कर दी होगी? प्लानिंग मतलब मेरा ऐसा रहता है कि जैसे भी मैं कोई सपना लेता हूँ तो फील करता हूँ, उसे एंजॉय करता हूँ, फिर मुझे होता है कि जब मालिक ने बख्शना होगा अपने आप बख्श देंगे, तो फिर वो अपने आप चीज़ चल के आ जाएगी जब आनी होगी। तो ये आपके घर में जो पेंटिंग लगी हुई है हॉर्स वाली, इसी वजह से है कि आपको हॉर्स राइडिंग पसंद है? हाँ जी या हाँ। किसी वास्तु एक्सपर्ट ने बताया? नहीं, ये मेरे फ्रेंड है विलास नायक, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है, तो मैंने उन्हें बोला था, उन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग, तो मुझे वो पेंटिंग बड़ी अच्छी लगी थी, तो मेरे को घोड़े ही अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने ये अभी कल ही लगी ये पेंटिंग, कल परसों। अच्छा। हाँ, तो वास्तु की उससे भी वो 7 घोड़ों की होती है, सफ़ेद घोड़े होते हैं जिसमें। देखिए क्या कमाल जानकारी। नहीं, वास्तु अपनी जगह। क्यों होते हैं वो 7 घोड़े, क्या है उसके वो पीछे उसका लॉजिक? की एनर्जी सही है उनकी, एक ये भी दिशा होता है कि बाहर की तरफ जाना चाहिए, विंडो की तरफ, पता नहीं कुछ अच्छा, होता है। बाहर की तरफ जाना चाहिए। हाँ, मेरे को आइडिया नहीं पूरा, पर मुझे पता है कि वो 7 घोड़ों की जो पेंटिंग होती है वाइट की, वो बड़ी चलती है। तो आपके घर के लिए कौन सिलेक्ट करता है? जैसे ये साधु की बड़ी दिलचस्प पेंटिंग है, बहुत बेफिक्र, बहुत खुश। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। एक हाथ में चिलम है, खिलखिला रहा है, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र, बिल्कुल है ना, मलंग है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये सारी पेंटिंग मैंने चूज करी है। हाँ जी, ये होगी, ये लेडी की होगी, अभी ये घोड़ों की आई है। ये लेडी की बताइए तो कतई रोमांटिक पेंटिंग है। सेंचुअस इज द वर्ड। इंसान के अंदर सारे रंग होने चाहिए। तो बिल्कुल बहुत सुंदर है, और जब देखी एक बारी में ही एक्सपेक्टर नज़र आया इस पेंटिंग में, तो मैंने कहा ये होनी चाहिए। और मेरे घर के मेरे जो लड़के काम घर पे भी हैं, स्टाफ मेरा, उनको भी बड़ी पसंद है। भैया ये तो रखनी मेरा चीज़। अच्छा, स्टाफ को भी पसंद आई? सबको पसंद आई। ले चलो। हाँ जी हाँ। और ये जो पीछे, तो अभी हमारा दिल नहीं भरा इस पेंटिंग से, जब भर जाएगा तो फिर पेंटिंग बदल देंगे। अच्छा जी। और ये पीछे होगी राधा कृष्ण जी की पेंटिंग होगी, तो वो भी अच्छी है, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सूदिंग है वो वाली पेंटिंग। जब मैं देखी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं शिखर, क्योंकि हम आपके घर में दाखिल हुए गुड़गांव के, तो सामने देवी माँ की मूर्ति रखी हुई है। हाँ जी। फिर भगवान बुद्ध और सब मूर्तियाँ वगैरह। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भगवान, हम जो पले बड़े भी है, जिस कल्चर में हम आए, तो उसमें भगवान जी का तो अनेक रूप हैं। तो भगवान जी के नेचर को या कुछ भी सुपर पावर तो है ही है, तो आप उसको क्या नाम देना चाहते हो वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और जैसे मैं एक हिंदू पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मेरे घर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर पे ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही भगवान जी की पूजा होती है, या वहाँ पे मेरी मम्मा हमेशा पाठ भी कराए हैं घर पे, यज्ञ भी होता हमारे घर पे, तो हर एक भगवान जी को उतना ही दर्जा दिया जाता है। इवन मैं मस्जिद भी बहुत बार गया हूँ, तो हाँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ, दरगाह भी गया हूँ। दरगाह जैसे यहाँ निज़ामुद्दीन दरगाह पे गए हैं, हो गया। और वो जो एक जयपुर में है, अजमेर शरीफ, वहाँ पे गया हूँ। तो सारी जगह था, तो मेरे को ऐसा वो नहीं है कोई कि भाई, देखिए वहाँ पे वो तो हर एक जो स्पिरिचुअल जगह है उधर से पॉजिटिविटी है। वहाँ पे लोग दुआएं मांगने जाते हैं, अपने कष्ट को शेयर करने जाते हैं, रब से मांगते हैं कि भाई ये मेरा कष्ट दूर कर दो, या ये मांग पूरी कर दो। तो लोग दुआएं लेके आते हैं, एक अच्छे उससे आते हैं, तो वो उधर जाके बंदा एनर्जाइज होता है, और जिससे कनेक्ट बैठ जाए वही उसके लिए वो है। शिखर कभी गए हैं किसी दर पर कि अरे मेरा टीम में सिलेक्शन हो जाए, सेंचुरी हो जाए? हाँ जी, जब छोटा था, जैसे बंगला साहब में बहुत जाता था। तो जाता था, मांगता था भगवान जी से बहुत,
पर अब मेरी वो सोच बदल गई है उस चीज़ पे। क्या है अब सोच? अब मांगता नहीं मैं, अब मैं शुक्राना अदा करता हूँ कि जो मेरे को इतना कुछ दिया भगवान ने, तो मैं उसका बहुत शुक्राना अदा करता हूँ, क्योंकि सही तरीके से मांगना ना भी ज़रूरी है। मांगना एज इन, अब जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव रखता हूँ, तो संकल्प से सिद्धि, जैसे संकल्प से सिद्धि कैसे करी जाती है, थोड़ा इसको डिटेल में बताएं शिखर। तो संकल्प से सृष्टि बनती है आपकी, आप जैसा सोचेंगे आपकी दुनिया वैसे बनेगी। तो संकल्प को सिद्ध कैसे किया जाता है, तो अगर जैसे मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मेरे पास वो नहीं है, तभी मुझे चाहिए। तो मैं वो पहले ही बिलीव कर लेता हूँ कि वो मैं हूँ वो, या मेरे पास है वो चीज़, और फिर मैं भगवान पे सरेंडर कर देता हूँ कि जब मैं मेरे को चीज़, मैं अपना फील करता रहूँगा मेरे पास वो चीज़ है, और फिर मैं कुदरत मुझे जब वो देनी होगी दे देगी सही टाइम पे आके, चाहे वो 5 दिन लगाए, 5 साल लगाए, 50 साल लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये जो शब्द बोल रहे हैं शुक्रान, उसी का एक तरीका है कि अब आप अपने शिखर धवन फाउंडेशन और तमाम चीज़ों के ज़रिए चैरिटी का काम बहुत कर रहे हैं। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बताइए क्या क्या काम कर रहे हैं? चैरिटी में, फाउंडेशन में कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट है, तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। सिर्फ एक कॉज पे मेरा बिलीव नहीं होता कि भाई सिर्फ मैं एक कॉज के लिए काम करूं। जहाँ पे भी कोई भी चीज़ हो सकी जिससे लोगों का फ़ायदा होए, भला होए, लाइफ इम्प्रूव होए। उदाहरण देके थोड़ा समझाएंगे? उदाहरण जैसे अभी हमने यहाँ एक स्कूल है अंडर प्रिविलेज बच्चों का, तो उधर हमने 25 लाख के फ़ोन बांटे। नोकिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ था शिखर धवन फाउंडेशन का, तो हमने 25 लाख के फ़ोन उनको दिए, टैब्स दिए, तो वो स्कूल एक टेक फ्रेंडली स्कूल हो गया। तो उन बच्चे वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उनको उस सुविधा का बहुत फ़ायदा होएगा, और उससे वो और आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही अब दूसरे जगह और जाएंगे। अब जैसे फिर हमने रियलाइज़ किया कि फ़ोन से ज़्यादा पैड ज़रूरी है, आईपैड टाइप जैसे होता है ना क्या के पैड्स। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि टीचर जब पढ़ाई उन्हें, तो जब अगर एक स्कूल में 5 टैब भी गए तो पूरा स्कूल एनेबल्ड हो जाता है। बात करते हैं आप इन बच्चों से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बात करता हूँ, मिलता हूँ। मेरे घर पे जैसे अभी आप आए वैसे ही एक NGO से स्पेशल केयर बच्चे आए थे, स्पेशल किड्स आए थे, तो उनके साथ मैंने पूरा वक्त बिताया। बहुत मज़ा आया मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ वक्त बिताना, और जब भी होता है तो मैं ज़रूर वक्त बिताता हूँ। और क्योंकि एक चीज़ दान करना एक चीज़ है, एक अपनी जब आप घुल मिलते हैं किसी से, अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, वो एक दूसरी चीज़ होती है। तो मैं मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालिक ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया कि लोग जब मेरे से मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, या उन्हें अच्छा लगता, उनके लिए जैसे बच्चों के लिए एक सपना है कि भाई मेरे से मिलना या वो। तो अब मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि मेरे को इस स्तर पे उन्होंने रखा, और फिर मैं एक जरिया बन के बच्चों के लिए वो करता हूँ। ये तो उन बच्चों की बात हो गई। हाँ जी। जोरावर से किस तरह का इंटरेक्शन होता है? जैसे जब वो ये सब घर में मूर्तियाँ देखता है, या आपको बिजी देखता है, या ये सारी एक्टिविटीज? तो मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो अभी वो इंडिया आता नहीं, तो क्या कहते हैं उसको ये सारी चीज़ें नहीं दे पता। तो कभी जब आएगा तब देखेंगे। और पर मैं उससे रोज़ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, जो एक मेरा एज अ फादर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरा प्यार है उसके टुवर्ड, ऑफ कोर्स मेरा बेटा है वो, तो वो मैं पूरी अच्छे तरीके से निभाता हूँ। और ऑफ कोर्स दिल से चाहता हूँ कि भाई आए मेरा बेटा यहाँ पे, और जब सही वक्त होगा तो आ जाएगा अपने। अच्छा, वो कौन सा वक्त था जब ये तय हुआ कि अब शिखर क्रिकेट खेलेंगे? कोचिंग मतलब, क्योंकि एक तो होता है आप गली में खेल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, फिर यू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली कि भाई थोड़ा कोचिंग वगैरह। हाँ जी। तो आपका कॉल था, पिताजी ने तय किया, कैसे हुआ वो 11 साल का था जब मैं क्लब में गया। तो मैं क्योंकि कॉलोनी में बहुत अच्छा खेलता था, तो मेरे कज़न भाइयों के वहाँ, जैसे मैं अपनी नानी के घर जाना, तो वहाँ पे मेरे दोनों भाई होते थे, वो जाते थे सोनेट क्लब, तो वहाँ पे मैच लगता था, मैं वहाँ पे भी मैच खेलता था उनके साथ। सोनेट क्लब में? नहीं, सोनेट क्लब में नहीं, जैसे वो उनके घर गया तो घर के वहाँ पार्क होते थे, पार्कों में मैच लगते थे उस वक्त। तो मैं इधर से उधर रहने जाता था, तो वहाँ पार्क में मैच लगते थे, मैं वहाँ अच्छा खेलता, तो उन्होंने मेरे को कहा चला क्लब लेके चलते थे। फिर मेरे भाई मुझे मेरे क्लब लेके गए, मेरे मामा के बेटे। और शुरू में किसी ने टोका नहीं यार, सब लोग ऐसे खेलते हैं, तू उल्टा खेल रहा है? नहीं, वो नेचुरल स्टांस है। आप लिखते भी लेफ्ट? ये टोका तब था, मैं बचपन में शायद लेफ्ट से लिखता था, तो मेरी टीचर ने माँ पिटाई कर करके ट्यूटर ने मेरे को राइट से करा दी। पिटाई की?
पता नहीं, मैं इतना छोटा मुझे याद है नहीं। मेरे को तो वो आंटी बताती थी, जो जैसे कॉलोनी में पढ़ाने मम्मी के जैसे सामने घर पे ही पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पे मैं लेफ़्ट से लिखता था तो राइट से करा दिया फिर। तो वो एक चीज़ थी। तो फिर मैं खेलना शुरू हो गया क्लब में। तो तब तारिक सिन्हा सर हमारे कोच होते थे। अब हाँ जी, अब तो अभी पूरे हो गए तारिक सिन्हा सर जी। तो पहले 1 साल तो मैं तारिक सिन्हा सर के अंडर रहा। फिर मेरा काम होता था जैसे चाय लाना, केतली में जाके चाय वाले से केतली लेके आनी, चाय पिलानी सर को, और फिर वापस जब सब चाय पी लेते थे तो थोड़ी चाय बची थी बाद में वापस हम मुंह लगा के केतली चाय पी के वापस छोड़ के आते थे केतली। अच्छा जी। हाँ, पूरा दिन खड़े रहना, भागना, फील्डिंग करना, नेट से बॉल उठा के देना, और फिर शाम को 10 मिनट बैटिंग आती थी। तो ये रहता था हमारा, हफ्ते का 2 दिन होती थी प्रैक्टिस, तो ये रहता था। ये तब 11-12 साल के थे? हाँ जी। फिर 12 साल में मैं टूर्नामेंट खेला अंडर 12 का। तो जब मैं 12 साल का होने वाला था तब, तो फिर उसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना। उसके बाद फिर वहाँ पे अच्छा किया तो ऐसे और क्लब मैचेस खेलना शुरू हो गया। रूटीन क्या रहता था शिखर, मतलब जब आप लोग ये सब प्रैक्टिस करते हैं? स्कूल भी होता है क्योंकि? फिर स्कूल भी होता था। स्कूल में भी फिर जैसे फिर मदन भी हैं, मदन शर्मा जी मेरे जो कोच है, वो सोनेट क्लब में बच्चों के लिए कोच आ गए, तो हम फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। हम पहले सारे सब एक साथ, छोटे बच्चे और बड़े सब एक साथ होते थे। पूरा झुंड था। फिर तारिक सिन्हा सर ने मदन भैया को बच्चों का कोच बना दिया। हम सारे सुबह आना शुरू हो गए, बड़ों की प्रैक्टिस है, तो मैं सुबह में शिफ्ट हो गया फिर। और फीस वगैरह कितनी होती थी वहाँ? फीस वगैरह क्या 400-200-400 रुपये होती होगी उस वक्त इतनी होगी। हाँ जी। और बस में जाना होता था। मेरे घर वाले मुझे 1-2 बार ही छोड़ने, मैं 11-12 साल का भी बस DTC बस में जाता था, बैग उठा के सुबह जाना है, शाम को आना, तो खुद से सारा करता था। फिर मेरठ भी जाना है, मोहन मैकेनिकल जाना है, तो सब बस में जाता था अपना। सुबह 5-6 बजे बस पकड़नी, जाके फिर शाम को आना। टिकट विकेट मांगते हैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से? हाँ जी, हाँ जी, मांगते थे, बिल्कुल टिकट लेते थे। कभी कभी वो वाला भी किया, स्टाफ वाला भी किया है कि भी कॉलेज का स्टाफ है, ये होता था ना कॉलेज का पास है कि तो मैं कॉलेज गया नहीं, लेकिन वो भी एक बड़ी उस वक्त के लिए वो बड़ी बात होती है, कॉलेज का वो पास है, वो अपनी टूर होती थी ना, तो वो सारी चीज़ें भी करी है जी। किसी ने हमें बताया, आप बता दीजिए सही बताया कि गलत बताया, कि राहुल द्रविड़ ने आपको इस चीज़ के लिए टोका कि आप ग्रेजुएशन तो कम से कम कर ही लीजिए। इस तरह कोई बातचीत होती थी? हमें जब हमने लोगों से सवाल पूछे तो ये कहा गया कि शिखर ने जब शुरू किया, हाँ जी, तब जो ड्रेसिंग रूम था, सीनियर प्लेयर्स हैं और पढ़ाई की बात, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, और अब का जो ड्रेसिंग रूम है, हाँ जी, क्या किस तरह का फ़र्क है? अब के ड्रेसिंग रूम देखिए, एरा टू एरा बदलती रहती है ना जनरेशन में। आज के बच्चे अलग हैं, पहले के अलग होते थे, और कल्चर ही अब जैसे आज के डेट में लोग फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं, हम भी उनमें से हैं, हम भी अब फ़ोन पे रहते हैं। और पहले क्या होता था कि भाई चलो इकट्ठे हो गए सारे, डिनर कर लिया। आज भी होता है, अभी भी होता है कि लड़के सारे इकट्ठे होते हैं, डिनर कर लिया। और आई फील कि आज की डेट में लड़के ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। हम जो अपनी छोटी उम्र में और आज की उम्र में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि IPL में जब यंगस्टर आता है तो वो इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ट्रेनर्स बेटर हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स फिर अच्छे प्रोड्यूस होते हैं उसमें। तो ये फ़र्क है। राहुल, मेरे को नहीं याद कि राहुल भाई ने मेरे को सजेशन दी थी पढ़ने के लिए या नहीं, पर पढ़ना तो चाहिए है। जो कोई भी हो उसको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, ज़रूरी है वो चीज़, बच्चों के लिए खासकर। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे को इतना शौक़ नहीं था पढ़ाई में, तो मेरे को समझ नहीं आती थी, मगर 2-2 घंटे भी याद करता था, फिर 5-10 मिनट भूल जाता था सारा। पर अब मैं इंजॉय करता हूँ बुक पढ़ना, अब बुक पढ़ता हूँ मैं, और यही बच्चों को भी यही मैसेज दूंगा कि सतगुरु की किताब रखी है। हाँ जी, हाँ जी, सतगुरु जी की किताब है, बिल्कुल। वो भी पढ़नी है, मैंने शुरू नहीं करी, मेरे को किसी ने गिफ्ट करी। किताबें पढ़ते हैं शिखर? मुझे जैसे स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, माइंड के ऊपर हो गई। मेरे को साइकी पढ़ने में मज़ा आता है कि बंदे की सोच क्या है, बंदा किस तरीके से सोचता है, क्या एनर्जी क्रिएट करता है, क्योंकि सारी चीज़ एनर्जी है। आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो मैं वो सोच से पता लग जाता है मुझे, तो मेरे को इसमें मज़ा आता है। बताइए, आप बंदा क्या सोच रहा है इसकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि राहुल द्रविड़ जैसा गंभीर दिखने वाला प्लेयर, इंदिरा नगर के गुंडे जैसा
एड कैंपेन करेगा या शिखर की किसी रील में फीचर होगा? हाँ जी हाँ। कैसे कन्विंस किया? वो वाकई बहुत सीरियस इंसान है क्या है? नहीं राहुल भाई बहुत मस्त बंदे हैं, रिलैक्स हैं, बिल्कुल बहुत रिलैक्स हैं और इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और आई फील कि वो एक एनर्जी की बात होती है, उन्हें पता है कि भाई ये मस्त मलंग सा है। और जब मैंने बोला ना राहुल भाई एक रील करनी है लड़कों के साथ तो आप प्लीज़ आ जाओ, बस और क्या, आ गए वो? और क्या, एक बारी में ही रिक्वेस्ट किया आ गया। वो रिलेशन हो जाता है ना, एक रिलेशन होता है, उन्हें पता है भाई अब टीम बॉन्डिंग, देखिए वक्त बदल गया है तो अब ये भी टीम बॉन्डिंग का हिस्सा है। रील भी तो एक लड़कों को खुशी दे रही है, वो एक जरिया बन गया, देखने का नजरिया है। इंसान देखता कहता है, कोई कहे वो यार ये ध्यान नहीं दे रहे, ये तो रीलें बना रहे हैं, एक वो देखने का नजरिया। ऐसे बोलते हैं लोग? हाँ तेरे बोलते हैं, ऐसा क्यों क्यों नहीं बोलते कि भाई रील्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह। और एक देखने का नजरिया, वो एक है कि मैंने लड़कों को बांध दिया, कोच को भी बांध दिया और हम सब ने ये किया। तो जब हमने सबने किया वो, और जब हम सब ने वापस देखा होगे उससे, तो उससे क्या मिली? खुशी मिली ना। जो पब्लिक भी देख रही है उससे क्या मिली? खुशी मिली। तो एक बॉन्डिंग है। तो आप किसकी रील देखते हैं? मैं जो मेरे को जैसे फ्लिप करता रहता हूँ, जो नॉर्मल लोगों के लिए कोई reel देखता हूँ। स्पेसिफिकली आपने सब्सक्राइब किया हो कि भाई ये बंदा या बंदी बहुत अच्छी रील बनाता है? नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन जैसे अगर मैं लाइक भी करता हूँ तो फिर वो वापस आना शुरू हो जाते हैं और मैं देखता हूँ। एल्गोरिदम वैसी है। हाँ तो वो देखना शुरू हो जाता हूँ और कोई अच्छा लगता तो फिर मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने 2-3 रीलें बनाई, मैंने बड़े दिन हो गए थे कंटेंट नहीं बनाया हुआ था, तो मेरी सोशल मीडिया टीम आई हुई थी तो उनके साथ रील बनाई है। तो आज एक मैंने अपनी मम्मी के साथ बनाई, एक वैसे ही बनाई सर्दियों के ऊपर, एक थोड़े स्टाइल के उसमें बनाई। तो मैं सारे रंग एंजॉय करता हूँ। जब भगवान ने मुझे इतने सारी चीज़ें बख्शी हैं तो उस हुनर का क्यों ना यूज़ करूँ मैं। और एक्टिंग? हाँ जी हाँ, एक्टिंग भी एंजॉय करता हूँ पूरी। अब जैसे अभी कैमियो रोल किया तो वो एंजॉय किया, अगर कुछ आगे कुछ और मिलेगा तो वो कर लेंगे। पर कैसा था वो तजुर्बा? बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आता है बताइए। शूटिंग तो क्या उन्होंने अप्रोच किया, आपको थोड़ा सरप्राइज लगा कि भाई? हाँ जी हाँ, उन्होंने अप्रोच किया मुझे। और हुमा कुरैशी का ब्रदर साकिब, उसने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि भाई ये है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी एक बारी टीम से बात करता हूँ। फिर टीम से बात हुई, फिर उनकी बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर हुमा कुरैशी को मैं सेट पे मिला। वो कहाँ पे शूट हुआ था ये? नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा। और फिर वो मेरी वैनिटी मैन में गए तो मतलब उन्होंने मेरे को बड़ा कंफर्टेबल फील कराया वहाँ पे। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं 8 घंटे शूट चला। थोड़ा दुख था यार, पहली बार ये एक्टिंग वाला काम? नहीं, ऐड तो शूट किए होंगे पहले? ऐड बहुत शूट किए ना, 10 साल से ऐड शूट किए। हाँ। और नहीं, धक धक वाला नहीं था क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट बंदा हूँ। हाँ। तो अगर मेरे तो कभी धक धक, ऐसा नहीं धक धक होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब मैच खेलने जाते हैं तो धक धक होता, पर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और कि सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। तो मेरे पे मैंने क्या चीज़ छूनी है उसको मैं सोना बना दूंगा। तो जब पहली मर्तबा आपने भारत के लिए खेला, हाँ जी, लोगों ने कहा कि शिखर को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। हाँ जी। आपकी अंडर 17, अंडर 19 की जो कमाल की परफॉर्मेंस थी, तो जो आपका बैच है हाँ जी, उसमें और लोगों को मौके मिल गए थे पर आपको बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। तो उस समय क्या दिमाग में रहता था? उस समय दिमाग में ऑफकोर्स कभी कुछ दिन ऐसे होते थे, बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं, गिनती के होंगे जिस दिन मैं थोड़ा उदास हो गया कि भाई सिलेक्शन में नहीं नाम आया ये आया। तो पर उसके बाद फिर वही, कोई नहीं, चलो खेलो। मज़े इतने करते थे क्योंकि मैं जब रणजी भी खेल रहा था, मैं रणजी में भी बड़ी मस्ती करता था, ऐसा नहीं करता था। मस्ती भी करता था, थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी। और पर ज़्यादा मतलब अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो 80% तो मैंने मस्ती। किस तरह की लड़ाई? ऐसे गुस्से में स्टंप उखाड़ लेने वाली लड़ाई? नहीं, वैसे नहीं। जैसे वो कभी होगी कि किसी सीनियर से होगी लड़ाई, वैसे वो होगी और अड़ जाते थे। अनखी तो थे ही, तो अड़ जाते थे कि भाई अभी नहीं है। नहीं, अभी भी अनखी हूँ, अगर कहीं अड़ना होगा तो अड़ जाऊँगा। पर अब फ़र्क ये होगा कि अब मेरे जो शब्द होंगे थोड़े रिफाइंड होंगे और ये फ़र्क होगा। एक रिएक्ट करने में और एक रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क होता है। तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और दिमाग से सोच के, ठंडे दिमाग से डिसीजन लूँगा, बिल्कुल। और अगर लड़ाई होएगी तो जो भी बल दम होएगा मेरा पूरा लगाऊंगा, अगर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो मतलब मेरे ख्याल से वो किसी भी प्लेयर के लिए हाँ जी, सबसे बड़ा पहला मोमेंट होता होगा जब
वो कॉल आती है कि इंडिया सिलेक्शन, हाँ जी। तो आपके केस में वो कैसे हुआ? मेरे केस में कहाँ थे आप? कहाँ पे था, 2010 में मेरा डेब्यू हुआ, 20/10/10, अभी भी मुझे डेट याद है अच्छे से। वो वनडे सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया में, तो तब वीरू भाई और गोती भाई रेस्ट पे थे, तो मुझे चांस मिला। तो पहला मैच था, पता नहीं कहाँ पे था, साउथ में कहीं था, तो बारिश हो गई, मैं पूरी रात जागे सो ही नहीं पाया कि भाई एक्साइटेड था, करवटें बदलता रहा, सुबह उठ के देखा तो बारिश हो गई, मैच हो गया। क्या कोची वगैरह में कहीं पे था? हाँ, कोची वगैरह में था शायद। तो मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, फिर मैंने अगली बार स्लीपिंग पिल ली अगले मैच के लिए, वो वाइजैक में था, सिटी ऑफ डेस्टिनी। सिटी ऑफ डेस्टिनी, हाँ, तो वहाँ पे था। तो पहला मैच था मेरा वो ओडीआई का, पहले फील्डिंग करी, स्लिप पे भी खड़ा हो गया, फील्डिंग करी, सारी जगह खड़ा हुआ, फिर बैटिंग करने गया, पहले ओवर में या दूसरे ओवर में 0 पे आउट होकर आ गया वापस, फिर मस्ता हुआ जा रहा था, मैंने कहा क्या सोचो और क्या हो गया। फिर उसी मैच में रनिंग भी कर ली मैंने, रनर भी बन गया यूवी पाजी का। मैंने कहा एक ही मैच में सारा कुछ करा के वापस भेज दोगे या तो फिर वो हुआ। उसके बाद अगला मैच था गोवा में भी बारिश हो गई, सीरीज़ ख़त्म, फिर बाहर हो गई। फिर मैं उसके बाद 2012 में मेरी वापसी हुई उसके बाद, और फिर मैंने एक 50 बनाया वनडे में, T20 खेला, फिर मैं ड्रॉप हो गया। फिर मैं 2013 में, जो आपने 187 की बात कर रहे थे आप, संदीप पाटिल ने सिलेक्ट किया था। हाँ जी, सैंडी भाई ने सिलेक्ट किया था मुझे। जानते हैं आप उनको, मतलब पहले से कभी कोच रहे आपके? नहीं, कोच नहीं रहे, पर जब क्या कहते हैं, जब सिलेक्टर थे तब ऑब्वियसली जान पहचान हो जाती है। और नहीं, एनसीए में डायरेक्टर थे सैंडी भाई, तो वहाँ मिलते रहते थे सैंडी भाई से। हाँ, बहुत मस्त मलंग है वो भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, ये हमको भी बड़ा अचरज लगता है एज अ व्यूअर कि आप 0 पे आउट हो, आप 99 पे आउट हो, हाँ जी, 90s में आउट हो, या सेंचुरी मार के भी आउट हो, आप मुस्कुराते हुए लौटते हैं वहां से। हाँ जी। देखने वाले लगता है यार ये बंदा 0 पे आउट हो क्या रहा है, ये क्यों हंस रहा है? हाँ जी, हाँ। क्या रहता है दिमाग में? जैसे आपने बताया कि पहले मैच में 0 पे आए तो हंस रहा था मैं। हाँ जी, हाँ, हंसता हो जा रहा था यार कि ये क्या हो गया, और मन में मैं ये सोच रहा ये क्या हो गया कि भाई इतने सपने लेके आया और वो हो ही उल्टा गया पूरा। तो फिर आउट हो गए, तो आउट होने के बाद आप क्या करोगे? गुस्सा, जैसे मैंने बोला कि भाई गुस्से, अगर मैं गुस्सा करूँगा तो गुस्से से सबसे ज़्यादा मेरा ही नुकसान है। वो गुस्सा मेरे शरीर से अंदर से आएगा, तो अंदर को तो खाएगा ही खाएगा ना, किसी दूसरे को खाए ना खाए। तो पर आता गुस्सा, आता भी, ऐसे नहीं आता, पर उसको चैनल। रन आउट होके आए थे और बहुत गुस्से में थे ड्रेसिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या हुआ था? वो तब साउथ अफ्रीका की बात करो आप, है ना जी। जब मैं विराट और मैं रन आउट, वहाँ कि भाई वो गुस्सा, जैसे कॉल गलत हो गई थी और फिर ऑफ कोर्स मेरे को भागना पड़ा और मैं आधी पिच पे रन आउट हो गया। उस वक्त गुस्से का रीज़न थोड़ा कुछ और भी था, सिर्फ वो नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरा क्या कहते हैं आईपीएल में सिलेक्शन, आईपीएल में मैं दोबारा टीम में गया था, तो मैं बड़े कम रेट पे चला गया था। तो मेरे को बड़ा, क्योंकि मैंने एक उम्मीद बांधी हुई थी कि मेरे इतना प्राइस तो रहेगा ही। हाँ, उसमें क्या, अब ऑक्शन में क्या होता है कि ऑक्शन में आपका नाम अगर पहले आ जाए बड़ी ऑक्शन में, तो कहाँ पे नाम आता है वो बड़ा मैटर करता है। थोड़ा अगर शिखर इसको आप एक्सप्लेन कर सकें। एक्सप्लेन करें, जैसे कि अगर जैसे अब बड़ी ऑक्शन है तो अब आपको 12, जैसे अभी आपकी टीम के लिए सैम करन को लिया गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत महंगे है। बहुत महंगे। हाँ, तो वो ये छोटी ऑक्शन है, छोटी ऑक्शन में प्लेयर महंगा बिकता है। बड़ी ऑक्शन में क्या होता है कि आपको 18 प्लेयर बनाने, 19 प्लेयर बनाने, तो आप अपना पैसा बचा के रखो, आप जल्दी नहीं छोड़ोगे। तो जो पहला प्लेयर रहेगा उस पर आप पैसा नहीं लगाओगे ना इतना, आपको पता है कि यार अभी और प्लेयर के लिए, तो नंबरिंग कहाँ पे आती है वो बड़ा मैटर करता है। वो चिप्स होती हैं, वो होती हैं, चिट्स होती हैं। तो उसमें मेरा पहला नाम आ गया, तो जब मैं सोच रहा था उतना, अब पहले बारी में कौन सा अपना पैसा, उन्हें सारे प्लेयर चाहिए, तो उसमें मैं बड़ा सस्ता बिका था। तो मेरे को थोड़ा, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था काफ़ी टाइम। और आप लोग टीवी पे बैठ के ये ऑक्शन देख रहे होते हैं कि हाँ भाई आज मेरा ऑक्शन? नहीं, उस वक्त मैं टीवी पे नहीं था, मैं ग्राउंड पे था, या टीवी पे भी था या नहीं था, पर ऑक्शन देखते हैं, ऑक्शन देखते हुए दिल धक धक जरूर करता है। तो उस वक्त वो, और अच्छा कमाल की बात यह है कि अभी पिछली बार जब मैं पंजाब के लिए गया तो भी ऑक्शन थी, उस वक्त भी पहला नाम मेरा फिर आ गया 4 साल के बाद। मैंने लो हो गया काम फिर। पर मालिक की मेरे से इस बारी इसमें भी रिकॉर्ड बना कि मैं पहला प्लेयर हूँ ऐसा ऑक्शन में जो सबसे ज्यादा महंगा गया आज तक, पहला एज अ फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट नाम पे। तो ऑक्शन के बाद आप पहली बार मिले प्रीति जिंटा से, या इतने साल से आईपीएल खेल रहे हैं तो पहले मिल चुके हैं? आईपीएल में मैं पहले भी मिल चुका हूँ प्रीति जिंटा जी से, पर जो एक
और थोड़ी बातें करना है, वक्त गुजारना, वो अब पंजाब की टीम में हुआ। तो बताइए क्या बातचीत हुई बातचीत ओनर एंड कैप्टन? टीम को लेके होती बातचीत। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी प्रोफेशनल एट द सेम टाइम, वेरी स्मार्ट वुमन, एंड यू नो आई रियली लाइक द वे शी वर्क्स। ऐसे फैन बॉय मोमेंट नहीं होता कि हमने आपकी फिल्में देखी हैं, गाने सुने? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वीर ज़ारा की देखी, उनकी तो इतनी मूवीज़ थी। हाँ। और प्रीति जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो वो यू सारे। कॉल हर प्रीति जी? हाँ जी, हाँ जी। यू डोंट कॉल हर प्रीति, जस्ट नहीं नहीं, हाँ जी, प्रीति जी। ओके। तो सारी मूवीज़ देखी हैं। तो ऐसा होता है कि वो कुछ ब्रीफिंग दे रहे हो और आप फिल्मों का पूछने लग गए? नहीं, अगर काम की बात चल रही तो काम की करूँगा, और नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ फिल्मों का कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, क्या जर्नी रही, क्या माइंडसेट था, क्या नहीं, मैं पूछता हूँ क्योंकि इतने सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही हैं वो, तो अच्छा लगता है दूसरे की। ऐसा प्रेशर रहा कि किंग्स 11 पंजाब ने अभी तक ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो नहीं, ट्रॉफी नहीं उठाई, उसका एक अपनी होती है, लेकिन अब वो पास्ट है, तो उसको सोच के और प्रेशर बढ़ाने का क्या फ़ायदा। नहीं हुआ, लेकिन इस बारी अब जैसे हमारी टीम अच्छी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और अब हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, और पहले भी अच्छा था पर अभी और अच्छा क्रिएट करेंगे, ताकि अच्छा इम्पैक्ट ला सकें गेम में, और अच्छी सोच के साथ जाएं और अच्छा करें। जीतने के लिए तो हर कोई जाता है, हर बारी नहीं होता। तो ये जो IPL और इस तरह के क्रिकेट पे वेब सीरीज़ वगैरह बनती हैं, उसमें दिखाते हैं कि ओनर्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, किसको सिलेक्ट करो किसको नहीं करो, और हमने देखा भी कई बार मिड सीजन में ही कभी कैप्टन बदल दिया, और पंजाब की टीम के साथ तो ये बहुत हुआ कि हर बार बहुत शफलिंग होती है। हाँ जी, हाँ, मेरे साथ हुआ था। मैं सनराइजर्स में था, मैं कैप्टन था, बीच उसमें मेरे को कप्तानी से हटा दिया था, तो ये हुआ मेरे साथ। कंसल्ट करते हैं, बताते हैं, या एब्रप्टली? नहीं, उन्होंने बताया था कि हम ये कर रहे हैं, तो बताया था। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट एग्री विद इट, बट अब मैं ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गो अगेंस्ट विद इट, तो हो गया। तो ये भी देखा हुआ है। हाँ जी, ये भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है लाइफ में। हाँ जी। अब मुझे आप मोहाली का तजुर्बा बताइए हाँ जी। कि आप तो, जो आपने बोला आपका फ़लसफ़ा है कि मैं तो सक्सीड होने के लिए जा रहा हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए, हाँ जी। तो आपको कब खबर मिली कि आप वीरू पाजी इंजर्ड हैं, आपको ओपन करना है? मैं ईरानी ट्रॉफी खेल रहा था, या कोई मैच खेल रहा था, तो उसमें मैंने पहली इनिंग में 70-80 बनाए थे। तो मैच खेलते खेलते मेरे को खबर आई कि भाई टेस्ट टीम में नाम आ गया। मेरा टेस्ट टीम में नाम आ गया, सच्ची। You were surprised? हाँ, वो सरप्राइज। Why? वैसे ही कि भाई, क्योंकि वीरू भाई थे, एम विजय था उस वक्त, तो पर उन्होंने फिर मेरा नाम डाल दिया। मैं ठीक है, फिर पहुंच गए, फिर वहाँ मस्ती कर रहे थे। पहले तो वीरू भैया 1-2 मैच खेले, फिर मोहाली के मैच में नहीं, ड्रॉप हो गए थे शायद, तो उसके बाद फिर मैं खेल गया मोहाली के मैच में। तो उस वक्त भी मैंने क्योंकि उससे 1-2 साल पहले से 2011 या 12 से मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, भाई मैं ये कर रहा हूँ, या मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ, या वो, तो कुदरती फिर वो सारी चीज़ें मेरे लिए ये आप 3 साल पहले ही डायरी में लिख चुके थे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ? हाँ जी, अभी भी मैंने अगर 2 साल पहले लिखी हुई चीज़ वो आज असलियत हो चुकी होगी। मेरी डायरी हम पढ़ी है सारी। तो ये डायरी लिखने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ? डायरी लिखने का क्योंकि एक वक्त आया था 2010-11 में, जब मेरे को था यार कि करना है, एक अंदर से और ज़ील बढ़ गई थी कि इतना हुनर दिए तो उसको करना चाहिए। तो जब मैंने फिर बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, रोंडा बर्न, हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना शुरू कर दिया था, और फिर वो सारी चीज़ें। यू ट्रूली बिलीव इन दैट? हाँ, 100%। तो संकल्प से सिद्धि भी वही चीज़ है, बट आप किस तरीके से करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, बड़ा मैटर करता है। अब मैं टैग नहीं करता चीज़ें, मैं ये नहीं बोलता भाई मैं 100 रन बना रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए 100 रन बड़ी चीज़ है। या मैं कहूँ कि यार मैं 1000 करोड़ कमा रहा हूँ या 200 करोड़ कमा रहा हूँ, मेरे लिए 1000 करोड़ बड़ी है, पर कुदरत के लिए 1000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। क्या पता कुदरत मुझे 1,00,000 करोड़ देना चाहता तो मैं 1000 करोड़ क्यों बोलूँ। तो इसलिए मैं फिर खुला छोड़ता हूँ। तो भगवान चाहे मुझे 20 रन दे, 200 रन दे, मैं दोनों में खुश हो जाता हूँ, पर एनालाइज ज़रूर करता हूँ कि क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, किस वजह से आउट हुआ, तो उस गलती को पकड़ लेता हूँ अगर पकड़ना। तो जब मोहाली में आप पैड कर रहे थे, हाँ जी, तब क्या चल रहा था दिमाग में? क्योंकि वो तो बहुत रिवाइंड किया होगा ना, फर्स्ट टेस्ट। हाँ जी, हाँ, तब मोहाली में जब पैड कर रहा था दिल धक धक कर रहा था, फिर जाते ही चौके लगना शुरू हो गए। बल्ला आपका कहाँ था? आप बल्ला भी बताया गया उधार का लेके गए थे।
नहीं, बल्ला मेरा ही था वो। मुरली विजय का नहीं था? नहीं, नहीं मुरली विजय का था बल्ला, वो मैंने उससे लिया था। नहीं, शायद नहीं लिया था, नहीं लिया था, हो सकता है लिया था। बहुत कुख्यात है शिखर धवन की, वो अपना बल्ला भूल जाते हैं, किसी से मांग के खेल के चौके छक्के कर देते हैं। हो जाता है ऐसा कभी कभी। और फिर बस बैटिंग में चौके लगना शुरू हुए तो धड़ाधड़ लगते जाए। पहले रन का प्रेशर रहता है कि यार? हाँ, बहुत रहता है, क्योंकि वनडे के डेब्यू में 0 हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तब नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, वो नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे था कि भाई बस रन बने। आज भी अगर बैटिंग करने जाते तो पहले होता है यार 1-2 रन बन जाए, क्योंकि रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होता है, नर्व्स तो होती है ना, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेज है, इतना प्रेशर है, तो रहता है। ये है कि आज उसको एक्सपीरियंस की वजह से उसको हैंडल करना एक ईज में हैंडल करते हैं, ये फ़र्क है। तो तब वो था, और रन बनी जाए, अब चौके पे चौके जाई जाए। मैंने कहा यार भाई, मतलब आप मार रहे थे इसलिए जा रहे थे? मैं कह रहा मैं मार रहा था, पर मेरे दिमाग में यार कि भाई टेस्ट चल रहा है, तू इतनी तेज क्यों खेल रहा है भाई, आउट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाँ। तो और बल्ला चली जाए तो, और मैं जैसे दिमाग अब जैसे 30-35 रन बनते, मैं कोई नहीं, आराम से खेलते हैं दिमाग, और शरीर सुने ना, शरीर मारी जाए। तो एक बार ऐसा हुआ, कैच आसपास से गई तो मेरे को समझ आ गई बल्ला रुक नहीं रहा, मैंने मार। अच्छा, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मुरली विजय थे? हाँ, नॉन स्ट्राइकर। तो उनसे क्या बातची हो रही थी, क्योंकि वो तो बहुत कन्वेंशनली टेस्ट के हिसाब से खेलते हैं? वो उससे बात यही हो रही थी कि वो इज लाइक कीप एंजॉयिंग अच्छा, और जस्ट यू प्लेइंग रियली वेल। तो मैं ठीक है। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हो चुका था कि यार मेरी ना शरीर रुक नहीं रहा। अब ऐसा होता है प्लेयर्स के साथ कि कभी कभी बल्ला रुकता नहीं हाथ से, तो मैं ठीक है तरीके से मारना। रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे आते हैं और बॉल रीड कर पाते हैं। हाँ जी, वैसा कुछ, और एक फ्लो भी चलना शुरू हो जाता है बहुत। तो फिर मैंने कहा भाई इसी फ्लो में खेलता रहा, फिर देखी जाएगी। तो खेलता रहा, अपने आप ही बन गए, अपने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी बॉलों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं है, मेरे को नहीं आइडिया था उस चीज़ का। फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जी। पर बहुत सुंदर बैटिंग हुई थी, वो तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग में काउंट करता हूँ। वो फिर कई 2-4 इनिंग ऐसी है जो उनको बहुत मेरे अजीज़ हैं, क्योंकि मैंने टूटे हाथ से उसमें रन बनाए थे। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सेंचुरी मारी थी वर्ल्ड कप में। हाँ जी, 2019 में। 19 में? हाँ जी, जी। अंगूठा टूट गया था? हाँ जी, हाँ, मेरे 25 रन पे टूट गया था मेरा अंगूठा। तो 150 की स्पीड पे बॉल इधर आके लगी, ऐसे लगी, तो यहाँ क्रैक आ गया। पैट कमिंस की बॉल थी। हाँ, यहाँ क्रैक आ गया था। तो जैसे लगी मेरे को पता लग गया कि बहुत गंदा पेन हुआ होगा, मतलब ग्लव्स उतारती हूँ तो। हाँ, मतलब मेरे को 8-10 फ्रैक्चर हो चुके हैं हाथ, तो मैं तो मेरे को पता था कि जब टूट जाता हाथ तो मेरे को पता लग जाता है कि टूट गया, ये इतना आइडिया लग जाता ना। You make it sound so normal कि अरे हाँ 8-10 हुए हैं तो। हाँ, देखो अगर ये देखो, ये उंगली टूटी हुई है, ये उंगली टूटी हुई है, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता रहता है। तो लग गई बॉल, अब मुझे पता लग गया टूट गया अंगूठा। फिर मैंने फिजियो को बुलाया, मैंने उससे बोला, मैंने आई थिंक इट्स ब्रोकन नाउ। तो रोहित था। देखो कम्युनिकेशन, जैसे आप आज इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी, तो रोहित मुझे कहता खेलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरी बैटिंग अब इतनी जान तो नहीं लगेगी, तो मैंने पेन किलर खाई एक, तो मैं बैटिंग करना शुरू। अगर आप बैटिंग दोबारा जाके देखेंगे ना, तो मैं 25 रन के बाद फिर मेरे रन ना, अब क्योंकि 150 की स्पीड बॉल आ रही तो उसको पूरा बैट लगेगा तो दर्द तो आएगी ना, जहक आ रहा है इतना तेज। तो फिर मेरे रन पीछे के बनना शुरू हो गए, इधर उधर खेलना शुरू हो गया धीरे धीरे। और उसके बाद फिर जब गाइडिंग द बॉल, तो उसके बाद फिर जब अंगूठा गर्म हो गया, फिर मैं वापस शॉट, तो मैंने 2-3 पेन किलर खाई थी। उसके बाद फिर मैं शॉट मारना शुरू, तो ऐसे करते करते फिर मैं 125 रन आ गया। ऐसे ही मैंने गाबा टेस्ट में किया था, मैं हाथ टूट गया था, फिर मैंने 80 रन बनाए थे। ऐसे मैंने एक गोल टेस्ट में किया था, वहाँ मैं फील्डिंग करते हुए मेरे कैच आई, तो यहाँ बॉल लगी, ये टूट गया। अब फिर मेरे को फील्डिंग करते हुए तो मेरे को चक्कर आ गए थोड़े, तो विराट को मैंने बोला मेरे चक्कर आ गए, मेरे को बाहर जाना है। तो मैं बाहर गया, ऐसी करके पेन किलर खा गए। फिर शाम को बैटिंग आ गई, बैटिंग में 25 रन पे नॉट आउट। फिर मेरा हाथ पूरा यहाँ सूजा हुआ था, अगले दिन सुबह आया तो हाथ सूजा हुआ। फिर मैंने वो 135-36 फिर बनाए थे। तो मैंने ऐसे 3 पारी खेली है इंडियन टीम के लिए टूटे हुए हाथ से। और ये भी मैं सपने लेता था कि मैं टूटे हुए हाथ से या हाँ, जैसे हम लोगों ने वो कुंबले की वो फोटो है ना, जिसमें जबड़े वाला वो ऐसे बांधे हुए और वो विकेट ले रहे हैं। हाँ जी, वो एक देश के लिए जब आप खेलते हो, या एक मतलब मैदान की वाली फील आती है, वॉरियर वाली फील होती है कि हाँ यार ये भी किया है। तो वो मैं सपने लेता था, वो सपना भी पूरा हो गया। हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी, क्या कमाल खेले आप। इनफैक्ट सारी आईसीसी ट्रॉफीज में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट आईसीसी ट्रॉफी भी वन। हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल 2013 में। हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहा और बड़ा मज़ा आया। वो भी मैंने लिखा हुआ था कि भाई मैं
बहुत अच्छा कर रहा हूँ चैम्पियंस ट्रॉफी में। अब तब मैं लिखता था आई विल बी स्कोरिंग लॉट्स ऑफ रन्स या आई विल बिकम मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और वहाँ ऐसे हुआ कि वो मेरा कमबैक था वनडे में, कि मैंने डेज में अच्छा कर दिया था। अच्छा मैंने 187 बनाया तो मेरा हाथ टूट गया, तो मैं फ्रैक्चर हो, फिर मैं IPL में आया वापस। ये मोहाली वाले में? हाँ, मोहाली मैच में फिर हाथ तोड़ लिया? फिर हाथ टूट गया था मेरा। सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं करने आया था, आप देखना। हाँ। अगर आपको याद हो तो ध्यान आ गया। तो मेरा हाथ टूट गया था, मैं फील्डिंग में ऐसे गिरा तो पूरा वेट इस पे आ गया, तो ये टूट गया था मेरा। तो उसके बाद फिर मैं IPL में वापस कम बैक किया सनराइज़र के लिए, वहाँ पे रन बनाए। फिर मैं चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने आया तो मेरे इंडिया में फिर इंडियन टीम के लिए फिर कम बैक हो गया। और फिर वहाँ पे मैंने पहले मैच में सेंचुरी बना दी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कार्डिफ में। फिर दूसरे मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट मैंने बनाए 70 बनाए। फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 100 बनाया। अरे वो तो बहुत एकदम जैसे आप बोले थे ना मोहाली का, कि शरीर चल ही रहा था। कार्डिफ वाला, हाँ कार्डिफ वाली अलग थी, क्योंकि पहले 10 ओवर बड़ा बॉल मूव हो रहा था। हाँ। तो 10 ओवर में हमारे 40-45 रन पे नो लॉस था। उसके बाद फिर मारना शुरू किया, तो मेरी गेम भी एग्रेसिव है ही है। तो फिर वहाँ से फिर मारते मारते रन बन गए, वो भी कम बैक मार के भूत बना दिया। हाँ, साउथ अफ्रीका को वो ठीक ठाक मैंने मारा या पेला है। ऐसा लगता है कि जैसे कनेक्ट हो रही बॉल तो बॉलर के उसमें डर वो पढ़ पाते हैं कि अच्छा अब ये घबरा रहा है बॉलर? हाँ जी, हाँ पढ़ लेते हैं, दिमाग में घुस जाते हैं बॉलर के। अगर मुझे कुछ बॉलर को कराना होगा मैं उसके दिमाग में घुस के उसको वो कराऊंगा। तो ये भी करते हैं, ये भी एक आर्ट है। और वो जो हम लोग को दिखता है कैमरे पे कि घूर रहे हैं एक दूसरे को, स्लेजिंग वगैरह, आप करते हो स्लेजिंग? नहीं, मैं नहीं करता स्लेजिंग, पर अगर कोई मेरे को जैसे तंग करता है तो फिर तरीका ढूंढ लेते करने का। ज़्यादा तंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों के? ऑस्ट्रेलिया के वॉटसन के साथ हुआ था एक बारी। वॉटसन ने बॉल डाली, मुझे यहाँ पे पेट में मारा, ये बॉल ना के पेट पे लगी। तो मैं तो कहता ओह यू एंजॉयिंग द पेन, या मेट दिस और दैट। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने अभी गर्माहट करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसकी ना थोड़ी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, तो वो बाहर आ गया फील्डिंग से। तो जब वो बैटिंग करने आया तो किसी ने शॉट मारी और रनिंग एंड में, तो मैंने डाइव मारी और मैं उठ के ना मैं लगड़ाना शुरू हो गया ऐसे। तो क्या कहते हैं, उन्हें फिजियो मारा, डरा कि भाई इसको क्या हो गया, पर मैं उसकी एक्टिंग उतार रहा था। और फिर वो खुंदक आ गया मेरे से कि भाई तू मेरी चोट की एक्टिंग उतार रहा है। मैंने कहा चोट की क्या? तो क्या बोला वो? कोई बल्ला दिखा रहा था मुझे। तो फिर मैं उसको यूं कर रहा था, मैंने तो इतना सुंदर लड़की की तरह सुंदर है तुम। तो अड़ी वाली बात है। हाँ जी, अड़ गई बात। अड़ गई, हाँ। जब कुंडिया दे सिंह फंस गई तो फिर फंस गई, फिर नहीं। तो फिर क्या, फिर वो था। उसके बाद फिर मेरे को मैं बाउंड्री पे चला गया। हाँ जी। चले गए या भेज दिए गए? भेज दिया गया, हाँ। कई जगह कवर भी करना पड़ता है। तो शिखर, लेकिन एक बैटर के तौर पे तो ये बहुत दिमाग में रखना पड़ता होगा कि ये जो इर्द गिर्द फील्डर्स हैं ये मेरे नर्व्स पे ना आ जाएं या मेरे दिमाग में ना घुस पाएं। हाँ जी। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका को स्लेजिंग चल रही है, कोई घूर रहा है, कोई देख रहा है, बॉडी लैंग्वेज का खेल है, क्योंकि गेम तो कई लेवल पे चल रहा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सारा चलता है। बंदा आपको हर एक तरीके से तोड़ने के लिए आएगा, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो कैसे हो। जैसे टेस्ट मैच में आता करते हैं, जब वार्नर करता था मेरे साथ कि भाई तेरी जगह पक्की नहीं है, तू बाहर हो जाएगा, क्यों आउट हो रहे थे। ये बोलता था? हाँ बोलते थे। तो वैसे वो बोलता था, मैं उसको बोलता था। क्या बोलते थे आप वार्नर को? उसको ना गैम्बलिंग का बड़ा वो था, एडिक्ट था थोड़ा वो। तो मैं उसकी गैम्बलिंग पे छेड़ता था। तो तुम कौन सा कम थे, मैं तू गैम्बलिंग में जाएगा वापस, तो फिर एडिक्ट बनेगा, तो सब बर्बाद कर देगा अपना। देखो जी, जंग है, जंग में जब आप गए तो फिर गए, फिर कोई तेल नहीं छड़ दे। सिंपल सी चीज़ है। इंग्लिश प्लेयर्स के बारे में भी मैंने सुना है कि बड़े ड्राई ह्यूमर वाले और बड़े स्टिफ से रहते हैं। इंग्लिश वाले, हाँ, जैसे वो हो गया एंडरसन, वो करता है। और इसमें क्या है कि देखो ये शुरू में ही होता है। हाँ। बैट्समैन 30-40 पे पहुंच, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता पिटाई करेगा ये। टेस्ट मैच में ये होता है। क्या बोलता था एंडरसन की भाई आउट कर देंगे या ये आउट कर लेंगे, ये नॉर्मल बोलता था ऐसे, क्योंकि भी तेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रही बॉल। अब इंग्लैंड में जैसे बॉल स्विंग ज़्यादा करता, सीम करता, तो आउट भी करता था वो। अब हम क्या बोले, जब वो हमारे को बोल के भी आउट कर रहा है तो वो कर रहा है। अब फिर चुप करके सुननी पड़ी। आपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि आपके हिसाब से सबसे खतरनाक बॉलर जेम्स एंडरसन है इंग्लैंड में। जेम्स एंडरसन बिल्कुल, अगर डेज टेस्ट मैच है तो नाचती है गेंद उसकी, नाचती है। हाँ जी, उसमें विकेट गीला होता है, सीम होता है, ड्यूक की बॉल है तो अलग सीम करती है वो, तो बहुत अच्छा बॉलर।
स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इतनी विकेटें ली है, इसने भी ली है, तो अच्छे हैं। जैसे आप मान लीजिए इंग्लिश दौरे पे जा रहे हैं, हाँ जी। तो आप लोग फिर किस तरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गेंद वहाँ बहुत मूव होगी। मूव हो रही है, हाँ जी। हाँ, तो फिर उसमें होता है कि वो एक्सपीरियंस पहले, जब मैं पहली बारी में गया तो मेरे को अच्छे से आता है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी यार कि मैं करूँ क्या, वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आउट हो रहे हैं, अब ढूंढ रहे आउट होने का रीज़न, पर समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा भी वक्त है, देखा है। फिर दूसरी बारी आउट हो रहा हूँ, पर मुझे पता लग गया क्यों हो रहा हूँ, क्या है क्या नहीं। तो फिर होता है कि भाई अच्छा इधर खेलना है, इधर खेलना है, किधर खेलना है, हर एक तरीका अलग हो जाता है। नहीं तो फिर वापस आके नेट पे उस तरह की प्रैक्टिस होती है, या इस तरह का कुछ होता है कि इस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट इस तरह का रहता है, तो एनसीए में वैसी कंडीशन क्रिएट की जाए, या आपको उस तरह के ग्राउंड्स में प्रैक्टिस कराई जाए? हाँ जी, हाँ, वैसा भी होता है। और फिर जल्दी भी जाते हैं ताकि नेट में प्रैक्टिस करें और वो सब करें, तो वो सब रहता ही है। वो उसके बावजूद भी, जैसे मैंने इंग्लैंड में, मैं 2 बारी टूर पे गया, मैंने आज तक कभी उससे 50 नहीं बना, 48 हाईएस्ट था मेरा। मेरे दूसरी बारी में 25-30 क्योंकि ओपनर के लिए थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। तो मैं जितनी भी अच्छी तैयारी करके गया, मेरा अच्छा नहीं आ पाया उधर, तो नहीं आ पाया। पर चैंपियंस ट्रॉफी तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड में ही थी। इंग्लैंड में थी। वनडे की पिचेस अलग होती है, डेज की पिचेस अलग होती है। हाँ। मतलब ये बारीकियां हैं, मतलब ये हाँ। तो बहुत फर्क होता है वनडे और इसमें। किस तरह का, अगर आप थोड़ा व्यूअर्स को बता पाएं। जैसे डेज की होगी वो ग्रीन विकेट होगी, कहीं कहीं बहुत जगह ग्रीन विकेट रहेगी, थोड़ी डैम्प रहेगी, तो उसमें बॉलर्स के लिए मूवमेंट बड़ी ज़्यादा रहती है, और वनडे में नहीं रहती इतनी, क्योंकि वनडे में अगर इतनी रहेगी तो सारे बैट्समैन रन ही नहीं बना सकते, आउट हो जाएंगे। मजा भी नहीं आएगा, पब्लिक को मजा भी नहीं आएगा, लो स्कोरिंग गेम रहेगा। आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो वो दे मेक श्योर की विकेट्स आर गुड, ट्रू विकेट्स, उसे कहते हैं ट्रू विकेट, कि यहाँ दा बॉल ये ना करे वो ना करे, नहीं तो बॉलर खेलने का देंगे, तो ये फर्क होता है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला ड्रीम रन, और उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में भी आपकी यू वर हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो भी अच्छा रहा था। उससे पहले मेरे इतने अच्छे रन नहीं बन रहे थे, पर वर्ल्ड कप में फिर मैंने 170 बनाया, क्या कहते हैं, सेंचुरी बनाई, 2 सेंचुरीज बनाई वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा रहा। कई कैप्टन्स के साथ आपने खेला है। यू स्टार्टेड विद महेंद्र सिंह धोनी, हाँ जी, फिर विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा। क्या फ़र्क है? सब अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। धोनी भाई बहुत शांत और बिल्कुल शांत रहना, और बैक करते थे बड़ा, सपोर्ट तो सके सारी करते हैं, और उनका तरीका वो था। विराट एग्रेसिव कैप्टन रहा है, तो वो विराट एग्रेशन में खेलता था, विराट कैरेक्टर ही डिफरेंट है। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि एक प्लेयर एग्रेसिव है, जैसे शिखर एक एग्रेसिव प्लेयर है, हाँ जी, वो दिखता है ग्राउंड पे, पर कैप्टन एग्रेसिव कैसे होता है? मतलब वो आपको ब्रीफ करते समय एग्रेसिव रहेंगे, फील्ड प्लेसिंग में एग्रेसिव रहेंगे, आप गड़बड़ कर गए, प्लान के हिसाब से नहीं कर पाए? एग्रेसिव मतलब जैसे धोनी भाई है, धोनी भाई की पर्सनैलिटी बड़ी काम पर्सनैलिटी है। चाहे कैप्टन बनो चाहे कोई बनो, आपकी एक पर्सनैलिटी है। आएगा जैसे आप बोल रहे थे, अच्छा दिखना ही नहीं, अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक दिखाओगे। तो एक पर्सनैलिटी है, जो भी पर्सनैलिटी वो बाहर तो आएगी, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन है, तो उसमें पर्सनैलिटी बाहर आएगी। तो धोनी भाई है, धोनी भाई बड़े काम पर्सन है। तो और अपना ये भी लगता था कि वो स्टंप के पीछे से गेम बहुत अच्छा रीड कर पाते हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं कि स्टंप के पीछे से जो अच्छा गेम रीड कर रहा हो तो कहीं पे भी खड़ा होकर गेम रीड करेगा ना, वो उस इंसान की समझदारी है, उस इंसान की परख है उस काम के टूवर्ड्स। आपकी एक बड़ी दिलचस्प पार्टनरशिप भी हुई थी उनके साथ, चैलेंजर ट्रॉफी में या किसमें? धोनी भाई के साथ? हाँ, श्रीलंका के अगेंस्ट हुई होगी। एक तो श्रीलंका के अगेंस्ट, और एक मेरे ख्याल से आपके टेस्ट डेब्यू से पहले भी एक 2010 या 9 की बात होगी। अच्छा, चैलेंजर्स ट्रॉफी में, जब वो नए नए आए थे, धोनी भाई का अभी टीम में शायद नहीं आए थे, पक्के नहीं हुए थे। मैं भी बहुत यंग था, जिसमें सुरेश रैना का हुआ था उसमें सिलेक्शन। हाँ बिल्कुल, हाँ, हम दोनों एक साथ खेले, हम दोनों ने शो बनाया था। हाँ बिल्कुल याद है, मुंबई में वानखेड़े में, मैं बहुत यंग होता था उस वक्त। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप सारी चिट्ठे खोल के लाए हैं पीछे पीछे के। तो वो है, तो अब वैसे ही अब विराट है, विराट का कैरेक्टर अलग है। वो जब बैटिंग भी एज अ बैट्समैन भी थोड़ा एग्रेसिव ही रहा है हमेशा, मतलब वो उसको एग्रेशन दिखाने का भी शौक रहा है, तो वो उस कैरेक्टर का कैप्टन रहा है। इज देयर एनी दिल्ली स्कूल ऑफ क्रिकेट? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, विराट कोहली, जैसे हम लोग कई कमेंटेटर्स बोलते हैं साहब ये कर्नाटक स्कूल ऑफ क्रिकेट है, इसमें बड़ा ग्रेस टेस्ट मैच रहेगा, ये तमिलनाडु स्कूल, कोई ऐसा आपको लगता है कि यार दिल्ली से जो प्लेयर्स आते हैं उनमें ये चीज़ें तो आपको कॉमन दिखेंगी? देखिए, नॉर्थ बेल्ट एग्रेसिव बेल्ट है,
और थोड़े नॉर्थ के लोग जो होते हैं जिगरा ज़्यादा होता है। खाड़कू किस्म के होते हैं। हाँ, खाड़कू किस्म के होते हैं बिल्कुल। तो वो तो रहता है ना, पार्किंग पे भी लट्ठे चला देते हैं दिल्ली में। हाँ बिल्कुल। वो कह रहे वो वैसे जिगरा का कोई फायदा नहीं। हाँ। बट तो वो चीज़ है, और वो चीज़ बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि जिगरा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जिगरा ही नहीं है तो फिर बंदा आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो वो आएगा नहीं बाहर। तो वो अब जैसे चीकू है, चीकू में बड़ा सेल्फ बिलीव था छोटे होते से ही। जब वो 16-17 का आया था, मैं तो कब हुई थी उसको आपकी मुलाकात? जब वो 16-17 का था तब आया था रणजी ट्रॉफी में। तो हम तो तब मैं उससे 3-4 साल बड़ा हूँ ना। हाँ। तो वो तब आया था, तब उससे मुलाकात हुई थी। तो मेरे अंडर ही वो रहा उस वक्त। और फिर किस चीज़ का शिखर फर्क पड़ता है कि जैसे रणजी में विराट आपके अंडर में खेले, टीम इंडिया में आप उनके अंडर में खेल रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री, बॉन्डिंग या टसल? नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। मतलब वो इंडिविजुअल पे, अगर आप ईगो पे ले लो तो फिर टसल आएगी। अगर ईगो पे नहीं ली तो फिर किस बात की टसल? ये तो ईगो की बात आ गई ना। अब मैं अगर दिमाग लो यार मैं इसका सीनियर हूँ, मेरी तो फिर मेरी ईगो आ जाएगी। वो फिर छोटी सोच है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो लंबा जाना तो उसमें वो आपको फ़ायदा नहीं देगी वो चीज़। दोस्त हैं आपके विराट कोहली? हाँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं अभी भी विराट, बिल्कुल। हंसी मजाक चलते रहता है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही सेंस ऑफ ह्यूमर शेयर करते हैं। तो जब जाते हैं तो फिर मस्ती करते हैं। और अभी देखो, अभी वो बड़ा सीनियर है टीम में, तो सारे लड़के यंग हैं। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं उसको खींच सकता हूँ, उसकी टांग। बच्चे नहीं खींच सकते। तो अपने आप में विराट बहुत बड़ा प्लेयर है, इतना नाम कमाया, इतने अचीवमेंट्स उसने अचीव किए हैं। तो ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट तो रहती है। बट उसे अब हमारा प्यार बचपन से है, तो फिर वो वैसे ही रहते हैं हम। क्या विराट बोलते हैं, चीकू बोलते हैं? मैं विराट ही बोलता हूँ, मैं चीकू नहीं बोलता। मैं चीकू भी बोलता हूँ। चीकू बोल लिया, विराट बोल लिया, कि उसको चीकू तो नाम रणजी ट्रॉफी में पड़ा था ना। अच्छा। हाँ। क्या है? वो अजीत चौधरी सर उन्होंने डाला था चीकू इसका नाम। और आपका भी विजय दहिया ने नाम मेरा रखा? नाम विजय भैया ने गब्बर डाला था। हाँ जी। क्या कर रहे थे हरकत आप? ये मैं गब्बर डायलॉग बोल रहा था, सिली पॉइंट पे बैठा, तो वहाँ से फिर मेरा नाम गब्बर पड़ गया था। तो कुदरती ऐसा नाम पड़ा कि इतना फेमस हो गया वो। इवन जब मेरी मूछें रखी थी तो मूछे का ताव बहुत फेमस था। और वो जो अब वो पट पे है तो वो बड़ा फेमस है। वो कहाँ से आया? वो जैसे कबड्डी देख के कि भाई मर्द वाली बात होती है कि हाँ यार कि ये करके आया, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। वो अपने आप इतना पब्लिक को पसंद है, कनेक्ट करती है ना फिर पब्लिक। हाँ। अब मैं कहीं भी जाता तो कोई मुझे बोले, उन्होंने मेरे को कहेंगे ये जरूर करो, आप ये करो, तो उनको उस चीज़ से मजा आता है। या जैसे मूछें थी तो मेरे को किसी ने बोला यार कि तूने क्या ट्रक ड्राइवर वाली मूछें रखी। मैंने भाई मेरे को पसंद है मूछें। वो क्या बोले? ट्रक ड्राइवर? ट्रक ड्राइवर पंजाब के रखते हैं मूछें। हाँ। मैंने कहा भाई मेरे को पसंद है, जो ट्रक ड्राइवर की कोई मेरा दिल खुश हो रहा है तो मैं तो रखूँगा। तो मैंने जो भी चीज़ करी अपने दिल के लिए करी पहले, ये नहीं कि मैंने पब्लिक के लिए करी। वो मैं अपने दिल से उसे इतना पसंद करता कि ऑटोमेटिकली फिर वो पब्लिक में भी फैल गई। बढ़िया। आप मूंछों की चीज़ बता रहे हैं भाई साहब, बालों की कहानी बता दीजिए। मैं सोचता था इस बंदे के ऐसा तो है नहीं कि बाल नहीं है, वो तो समझ में आता है, जीरो मशीन भी चले तो, पर कभी आपके हमने बाल नहीं देखे लंबे। हाँ जी, क्योंकि मेरे बाल उतने लंबे बालों में अच्छा नहीं लगता, मेरी पर्सनैलिटी नहीं निखर के आती जो इसमें आती है। तो ये कब से आप ऐसे बाल रख रहे हैं? अब तो हो गए 10-12 साल हो गए होंगे आराम से। तब से ऐसे रखना 12-15 साल से, बल्कि 19-20 साल से रखना शुरू हो गया। और ये खुद ही सेट कर लेते हैं एकदम? नहीं, ये तो करवाने पड़ते हैं। अगर लकीरें करनी पड़ती? लकीरें, अगर नहीं तो अगर खुद करना तो मैं क्या खुद काट स्टाइल लूँगा। क्या बोलते हैं? पता नहीं, ये मेरे दिमाग में आया कि एक लकीर बनी, मैंने कहा सारी क्यों नहीं बना सकते, अच्छी लगी तो सारी बना दी। क्या कहते हैं, ड्रेप्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं ऐसे? नहीं, ड्रेप्स तो वो जो ऐसे बांधते हैं ना। गांठ से, हाँ, तो वो ये बस, अब जिसके लंबे नहीं हो ये कर सकता है। धवन स्टाइल का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ड्रेसिंग रूम में भी किसी के मशीन चला देते हैं? 1-2 बारी काटे, हार्दिक के काटे थे एक बारी मैंने बाल। वो क्योंकि मेरे को ट्रिमर का आइडिया, तो फिर उस वक्त शायद कोविड था, पता नहीं क्या था, तो मैंने काट दिए थे। अगले दिन मैच था तो फिर तभी। और इनकी क्या कहानी है स्टड्स की? शौक था मुझे पहनने का, तो मैं जब 16-17 साल का तब से ही डालता था। तो अच्छा लगता है मुझे कानों पे। तब बालियाँ डालता था, अब डायमंड डालते। तब बालियाँ अफोर्ड करते, अब डायमंड अफोर्ड करते, तो डायमंड पहन रहे हैं। और टैटू का भी तब से ही शौक है? टैटू का भी। मैं टैटू तो मैं जब छोटा था 14-15 साल का तभी बना लिया था, घर वालों के बगैर बताए, वो भी रोड से। कोई हाइजीन का, सेफ्टी का कुछ ख्याल नहीं। पहाड़ों में चले गए, मसूरी गए थे। मसूरी में रोड पे बैठा हुआ था। मैच खेलने गए थे? नहीं, मैं तो फैमिली के साथ गया था, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो मसूरी पे तो रोड पे बैठा हुआ था, मैं बैठ गया वहाँ शर्ट उतार के।
तो मेरे सब आए कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हो, देखा कि मैं ही टैटू बना रहा हूँ। बाद में मुझे डर लगा यार कि ये तो एक ही नीडल डाल रहा होगा सारों में। क्या बनवा लिया था पीठ पे? मैंने एक बिच्छू बनवाया था, तो फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ और बना दिया। बिच्छू क्यों बनवाया था ये बताइए। यार अब 12-13 साल के लड़के को क्या समझेगी, बिच्छू दिखेगा बिच्छू बनाऊंगा मैं थोड़ी उस वक्त। अभी नहीं, मेरे कुछ अभी तो ऐसे मेरे हाथ में दिमाग में अभी ये कुछ- देखो, ये शिव जी है मेरे हाथ में इस वक्त। अब मैंने शिव जी बनाए क्योंकि और मेरे को कनेक्ट होता है कि यार अच्छा चलो मैं एक हिंदू हूँ तो शिव जी हमारे सबसे बड़े भगवान जी हैं, वो हो गए। या अर्जुन है, बाबा दीप सिंह जी है मेरे हाथ में, तो मेरे वो इसलिए क्योंकि मैं उनका कनेक्ट करता हूँ कि बाबा दीप सिंह जी एक वॉरियर भी रहे हैं, साथ में सेवादार भी रहे हैं। तो जैसे तो उसमें हम अपने आप को भी ढूंढते हैं कि हाँ मैं भी एक वॉरियर हूँ, सेवादार भी हूँ, तो इसलिए। पर अभी अगली टैटू का कुछ प्लान? अभी तो कोई नहीं है, पर ये भूत कब सवार हो जाए पता नहीं लगता। एक बार इंक चलेगी आपके शरीर में तो चलेगी, फिर वो आपको कराएगी कि भाई दोबारा ये करो वो करो, और होएगा तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है। एक और आईसीसी टूर्नामेंट आने वाला है, हाँ जी, वर्ल्ड कप। आर यू होपफुल? हाँ जी, हाँ बिल्कुल होपफुल है। और अब जैसे मैं आईपीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो आईपीएल के बाद देखेंगे कि कैसा जाता है, क्या होता है, फिर उसके आगे के आगे देखेंगे। सबसे बड़ी तमन्ना रहती होगी कोई भी जो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है कि वर्ल्ड कप हाथ में उठाए। नहीं? हाँ बिल्कुल, इंडिया के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बोला कि भी 10 साल हो गए, अभी जैसे आपने बताया 10 साल हो गए, तो वो तो रहते हैं कि भी करें, जीते। और एक उस प्लेयर्स को तो खुशी मिलेगी, हमारे फैंस को कितनी खुशी मिलेगी, पूरे देश को कितनी खुशी मिलेगी। तो मेहनत तो सारे उसी चीज़ के लिए करते हैं। हम सबको शिखर, हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बांट सकते हैं एज अ क्रिकेट फैन कि जब सचिन ने सेंचुरियन में मारा तो तुम कहाँ थे, जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो तुम कहाँ थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे प्लेसमेंट हो जाता है बिल्कुल लाइफ का पूरा। या जब 96 में सेमीफाइनल हारे तब कहाँ थे, वो ऐसे बिल्कुल हमारे लिए कैलेंडर वैसे सेट होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल पूरी तैयारी है, बाकी मालिक की मेरे तो ज़रूर कि नहीं। रोहित शर्मा हाँ जी, अभी कैप्टन है, हाँ जी, उनके साथ आपकी दोस्ती के बड़े। हाँ रोहित के साथ मेरे को खेलते हुए इंडिया खेलते हुए 10-12 साल तो इंडिया खेलते हो गए इकट्ठे। उससे पहले जब वो अंडर-16 अंडर-17 में था तब से जानता हूँ उसे। तो दोस्ती यारी तो रहती है ना, तगड़ी वाली बॉन्डिंग। हाँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, डिनर करेंगे साथ, जब मिलते तो बहुत अच्छा रहता है। प्यार हम सबसे है प्यार। रोहित, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अभी जब मैं लीड कर रहा था इंडियन टीम को तो ये सारे यंगस्टर्स मेरे साथ ही थे, तो हमने मैचेस भी साथ खेलने, पार्टी भी साथ करनी, तो सब एंजॉय किया। श्रेयस अय्यर हो गया, उससे ऋषभ पंत हो गया। हाँ। अभी आपका और ऋषभ का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कार बहुत तेज चलाते थे वो। देखो जवानी में हर एक कोई करता है, जो हमने भी किया, ऐसे नहीं हमने नहीं किया, हमने भी तेज कार चलाई है, वो किया, वो तो कुदरती अब यू आर वेरी स्पेसिफिक इन योर सजेशन कि कार धीमे चलाएगा। हाँ कार धीमे चलाएगा, एक मतलब तेज कि भाई ध्यान से चलो। आपकी बात हुई अभी ऋषभ पंत? हाँ मेरी बात हुई ऋषभ से, बिल्कुल। हाउ इज ही फीलिंग, हाउ इज ही नाउ? बहुत बेटर फील कर रहा है, और शुक्र है मालिक का कि Yes. बचाव हो गया बहुत, और अच्छे से हील होए। अभी तो 7-8 महीने लगेंगे उसे हील होने में, तो एक बार जब हील होएगा तो उसके बाद ज़रूर। वो भी एक दिलदार बंदा है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा करके आएगा। हमने आपके क्रिकेट के बारे में बात की, हाँ जी, फिल्मों के बारे में बात की, स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके बारे में बात की, आपकी शायरी पर चर्चा रह गई। मैं चाहता हूँ आखिरी में, हाँ जी, ये शेर सुनाऊँ आखिरी में जाते शायर शिखर धवन, इरशाद है। शेर सुनाऊँ तो है कि अब मैं जैसे आपको बताया था वसीम बरेलवी जी का जी। शेर है, बड़ा अच्छा शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ कि समंदर भी घर आता है। क्या बात। और है कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना ना चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़े रास्ता हो जाएगा। तो ये शेरो शायरी में सिलसिला और दिलचस्पी हालिया है या शुरू से ही थी? मतलब इसको भी 4-5 साल हो गए। मेरे फादर, एक्चुअली मेरे को लगता है इस सारे शौक मेरे को मेरे अपने फादर साहब से हैं। मेरे फादर साहब को शायरी का शौक है, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी, मेरे अंदर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत हाजिर जवाब है वो भी, तो वो सारी चीज़ें मुझे उधर से ही आई हैं। तो और ये जो पिच पर आप गाना गाते रहते हैं, वो शौक? वो गाने का शौक है मुझे, मैं गाना इतना अच्छा गाता नहीं। आई विश कि मैं सीखता हूँ। हाँ पिच पे गाता हूँ, रनिंग एंड पे खड़ा हुआ गाता रहूँगा।
क्या दिक्कत है? और क्या, ब्रेक टाइम है ना, और स्विच ऑफ रहना बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। सारा टाइम ही अगर तो बॉलर कोई बोलता नहीं, टोकता नहीं, ये गाने गा रहा है, मेरे डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, बॉलर दूर होता है ना, जब बॉलर पास आता है तब नहीं गाते, जब उससे पहले जब वो उधर जा रहा है तो गा लिया। या एम्पायर डिस्कस करने लगे, यार ये वाला मुखड़ा जरा फिर से सुनाइए, ऐसा हुआ है? नहीं, वो गोरे खड़े होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है, ओवरसीज वाले अंपायर खड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने मुझे दूसरे नामचीन शायरों का तो शेर सुना दिया, शिखर धवन का लिखा कुछ सुनाइए। अच्छा, मेरा लिखा हुआ ना मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मेरे को वो मंगवा याद लो नहीं डायरी, है। मंगवा लो डायरी, मैं इंतजार कर लूंगा। चलो, मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मोबाइल पे है। मेरे लिखे हुए थोड़े ना प्यार वाले बड़े हैं, बस चलो सुनाता हूँ कि बंदे में प्यार खूब भरा हुआ है। हाँ, कि हुनर है तो दिखा ज़रा, बाजुओं का जोर भी लगा ज़रा, बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिलें, फुलादी जिगरे को भी आजमा ज़रा। ये मेरा लिखा हुआ है। और हर जीत को भी सर पे ना चढ़ाया कर, कभी हार से भी कुछ सीख जाया कर, करते हैं नादानियाँ राह पे चलते सभी, तू भी कभी समझदारी दिखाया कर। हाँ जी। और आशिकों वाला सुनना है तो फिर हाँ जी, इरशाद। कि चलो ये थोड़ा, ये भी अच्छा लगेगा कि एक झलक देखा उसे अपना बना लिया था, प्यार क्या करते उसने मुंह छुपा लिया था, लगे कई साल मनाने में उसे, तब तक हमने भी कहीं और घर बसा लिया था। ये मस्ती वाला था। ऐसे रहते हो आप? हैं? हाँ जी, मस्त मलक रहते हैं जी, जैसे बोला ना बेफिक्र बादशाह, तो वो चीज़ फॉलो करते हैं कि यू कैन बी इन लव एंड स्टिल बी डिटैच्ड। तो कोई चीज़ आए या कोई चीज़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी क्रिकेट है, चाहे 2 दिन रहे चाहे 2 साल रहे, वो कोई फ़र्क नहीं है। जितना रहो मस्ती में रहो, खुशी में रहो, बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। कोई सत्संग में आज के लिए इतना ही। आपको इस पूरे तजुर्बे के सफ़र से क्या हासिल हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शिखर धवन, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब शुभकामनाएं भविष्य के लिए और खूब सारा धन्यवाद हम लोगों को इतनी कमाल की मेमोरीज देने के लिए और ब्लू जर्सी के लिए इतनी सुपर परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेहरबानी, थैंक यू सो मच।